हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोल करके स्वागत है। आइए आयोग की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। और कल हमने पाकिस्तान को हराया नहीं, सो पटक पटक के मारा भाई साहब। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आयोग हमें आज पूरे करने हैं, सारे जितने भी आयोग हैं 10-12 आयोग बचे हुए हैं वो मैं पढ़ाने वाला हूँ आज आप सभी को। नोटबुक पेन अपने हाथ में रखिएगा, बहुत सारे आयोग पढ़ाने वाला हूँ। गुड इवनिंग आप सभी को, राधे राधे। आयोग से आपकी परीक्षा में सवाल बनने वाला है और आपके लिए क्या खास होने वाला है वो जानकारी क्लास के अंत में आपको देने वाला हूं। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। ध्यान रखना, पड़ोसी कहता है ये रसगुल्ला कुछ नहीं कर पाएगा, रसगुल्ला भी कहता है वक्त आने दे, ये रसगुल्ला तेरी औकात के बाहर जाएगा। ठीक है, वित्त आयोग पढ़ चुके हैं, फाइनेंस कमीशन के बारे में सारी बातें मैंने आपको नोट कराई थी। उसके बाद दोस्तों हमने जो है जो इलेक्शन कमीशन है वो पढ़ लिया था। अब मैं 2-3 बातें आपको लिखा रहा हूँ नोट के रूप में। आपके इलेक्शन कमीशन हम पढ़ चुके हैं, फिर भी दोस्तों आपसे ईवीएम के बारे में, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, इस ईवीएम के बारे में और वीवीपैट जो मशीन है उसके बारे में एक आध सवाल पूछ सकता है कि इसकी शुरुआत कहां पर होती है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, वो मैं आपको लिखा देता हूं। फिर हम अगला जो आयोग है हमारा जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसकी ओर बढ़ेंगे। ठीक है, आप नोट करके लिखिएगा, नोट कीजिए और लिखिए, लिखना ईवीएम, नोट लिखिएगा और लिखिए ईवीएम। ये एक्स्ट्रा जानकारी आपके लिए परीक्षा वाला पूछ लेता है। लिखिए ईवीएम, लिखना फुल फॉर्म इसकी क्या है, फुल फॉर्म है इसकी इलेक्ट्रॉनिक लिखना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है ये इसकी फुल फॉर्म है। तो पहला पॉइंट इसकी फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है ये इसकी फुल फॉर्म है। पहला पॉइंट तो आपके सामने ये हो गया। ठीक है, तो ईवीएम की फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। सो आपने सो देखा होगा कभी तो आपने चुनाव में आपने वोट डाली, उसमें मशीन सी होती है जिसमें आपको दबाना पड़ता है बटन जो भी आप चाहो, तो वो होता सा ईवीएम आपके सामने होता है। पहला सवाल तो आपके सामने ये है कि इसका सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो कब हुआ। लिखिएगा, सबसे पहले पूछे आपसे इसका जो उपयोग है वो कब हुआ। लिखना 1982। कब 1982। सबसे पहले प्रयोग इसका 1982 में हुआ है। पूछूं आपसे कहां हुआ, सबसे पहले प्रयोग इसका 1982 में हुआ है। लेकिन जो पूछे आपसे कहां से, केरल के लिखना, केरल का जो परूर जो क्षेत्र आपके, परूर जो विधानसभा क्षेत्र है, यहां दोस्तों आपके सबसे पहले ट्रायल करने के लिए इसका प्रयोग किया गया। महत्वपूर्ण सवाल है आपके सामने कि ईवीएम का पहला प्रयोग जो है कब हुआ आपके। ईवीएम का पहला प्रयोग 1982 के अंदर होता है। कहां दोस्तों, आपके जो परूर क्षेत्र है आपके वहां सबसे पहले प्रयोग होता है। परूर से कहां पर, केरल के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना। तो ईवीएम का पहली बार प्रयोग कहां हुआ, परूर के अंदर हुआ। केरल के अंदर हुआ है। पूछे आपसे कब हुआ, 1982 में हुआ है। फिर दोस्तों लेना आपसे, फिर दोस्तों 2009 में लिया। 2009 के अंदर जो है वो जो आम चुनाव थे, जो हमारे जो आम चुनाव थे, जो इलेक्शन था आपके, और दोस्तों जो विधानसभा चुनाव थे, इनमें इसका उपयोग स्टार्ट हो गया। फिर पूरे भारत के अंदर इसका उपयोग होने लग गया। ठीक है, आम चुनाव और विधानसभा चुनाव जो है उसमें दोस्तों इसका यूज जो है स्टार्ट हो गया। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है ईवीएम का प्रयोग सबसे पहले कहां हुआ, परूर क्षेत्र में हुआ है। कहां पर, केरल के अंदर ये क्षेत्र। पूछूं आपसे कब हुआ, 1982 में हुआ है। ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पूछे ईवीएम का प्रयोग कब हुआ है और अब दोस्तों कब से आम चुनाव में स्टार्ट हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना। अब दोस्तों ईवीएम का प्रयोग से स्टार्ट हो गया। उसके बाद दोस्तों इसमें दोस्तों आपने किसको वोट डाली है, आपने किसको वोट डाली है, तो उसके चेकिंग के लिए इसमें एक मशीन लगी होती है साथ में आपके। अब ये मशीन लगना स्टार्ट हो चुकी है, आपने देखा होगा। सो ये मशीन है। सो उसके पास में आपकी एक मशीन होती है, इसे बोलते हैं वीवीपैट मशीन। आप कभी तो आपने वोट दी हो, देखना उसमें आपको मिल जाएगी। ये है वीवीपैट मशीन। मतलब आपका वोट किसको गया है, आपने जिसको वोट दिया उसके पास वोट गया नहीं गया आपका, वो मशीन में रसीद आपको दिखाई देगी। तो पर्ची जो है वो यहाँ पर दिखाई देने वाली है। 7-8 सेकंड के लिए पर्ची यहाँ पर आती है, लिखा आता है कि आपने वोट कौन सी पार्टी को दिया है, कौन से उम्मीदवार को दिया है, उसका चुनाव चिन्ह क्या है, वो आपको यहाँ पर दिखाई देता है। इसे बोलते हैं वीवीपैट। कभी कभी दोस्तों पूछ लेता है वीवीपैट की फुल फॉर्म क्या है। इतनी तो बारीक जानकारी है, हम फिर भी छोड़ देते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल जो है, ये इसकी फुल फॉर्म है। पहला पॉइंट तो ये करिए, लिखिए आपके वीवीपैट।
पूछूं आपसे इसका सबसे पहली बार पूछे आपसे उपयोग आपके द वीवीपैट मशीन, द वीवीपैट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस ऑन 4 सितंबर 2013 इन द बाई इलेक्शन फॉर नॉक्सन असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नागालैंड। सो सबसे पहले प्रयोग हुआ सो नागालैंड के अंदर आपके जो नॉक्सन जो इस विधानसभा है वहां तो बाई जो इलेक्शन होता है आपके जो उपचुनाव हुए थे उसमें पहली बार इसका प्रयोग होता है 2013 के अंदर। ये भी आपको ध्यान रखना है। लिखिए, लगाइए हेडिंग वीवीपैट, महत्वपूर्ण सवाल है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। लिखिए आपके ईवीएम, फिर लिखिए वीवीपैट, लिखिए वीवीपैट लिखना। पूछो आपसे वीवीपैट, पूछो तो आपसे वीवीपैट की लिखना, आपके वीवीपैट की फुल फॉर्म क्या लिखना, वोटर, लिखो वोटर वेरिफिकेशन, वोटर वेरिफिकेशन नहीं, वेरिफिएबल है ना, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। लिखिए फुल फॉर्म, इसको आप देवनागरी में लिख लीजिए, बाकी परीक्षा में आपसे ये लिखे आएगा वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल जो है वो उसकी फुल फॉर्म है। आपने वोट किसको दिया, आपने आपके जो वोट है, आपके वोट की सत्यता जो है इसकी जांच के लिए, आपके सत्यता की जांच के लिए जो है वो ये वीवीपैट मशीन बनाई गई है। आपने उसको खूब देखा होगा, अगर दोस्तों आपने वोट दिया है 19 के अंदर तो 19 में ये मशीन साथ में रखी हुई थी, मशीन थी, ईवीएम मशीन थी, उसके दोस्तों पास में ये मशीन थी आपके, उसमें जिसको भी आपने वोट दिया है उसमें आपको पर्ची दिखती है, वहां पर 7-8 सेकंड के लिए पर्ची, आपके 7-8 सेकंड जो है, आपके 7-8 सेकंड के लिए जो पर्ची है वो आपको दिखाई देगी। वहां पर आपने वोट किसको दिया है, किस पार्टी को दिया है, उसका चुनाव चिन्ह क्या है वो आपको वहां पर दिखाई देगा, ठीक है। लिखिए सबसे पहले ना आपके सर्वप्रथम प्रयोग, महत्वपूर्ण सवाल है, इसका सबसे पहली बार पूछूं आपसे उपयोग जो है कहाँ हुआ, सबसे पहली बार उपयोग छापना 2013 नॉक्सन जो विधानसभा है, नॉक्सन विधानसभा के उपचुनाव में, नॉक्सन विधानसभा के उपचुनाव जो है इसमें इसका सबसे पहली बार उपयोग हुआ आपके। कहाँ दोस्तों, आपके राज्य कौन सा हो गया, नागालैंड। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, परीक्षा में आ गया तो आप भूल जाओगे सवाल को। लिखिए सबसे पहली बार प्रयोग कहाँ हुआ, उपयोग कहाँ हुआ, 13 के अंदर नॉक्सन जो विधानसभा है वहां पहली बार उपयोग हुआ इसका। बाई इलेक्शन में उपयोग हुआ है आपके नागालैंड के अंदर। ये भी आपको छापना है, कब हुआ है, कहाँ हुआ है और कौन सा राज्य है, तीनों क्षेत्र, कब हुआ है, कहाँ हुआ है, कौन सा राज्य है, तीन बातें आपको। ईवीएम का पहली बार प्रयोग कहां पर हुआ है और जो वीवीपैट मशीन है उसका तो पहली बार प्रयोग जो है वो कहां पर हुआ है। एक लाइन दोस्तों इसमें अंत में लिख लीजिए, इसी में लिखिए आपके 2019 लिखना, 2019 के लोकसभा की 543 सीटों पर इसका प्रयोग हुआ, सीटों पर इसका उपयोग स्टार्ट हो गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये दो छुपी हुई जानकारी होती हैं जिनको हम भूल जाते हैं ना, छुपी हुई जानकारी होती है जिनको हम भूल जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ईवीएम मशीन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है और सबसे पहली बार इसका उपयोग 1982 में होता है। पूछूं आपसे कहां केरल के अंदर जो परूर विधानसभा क्षेत्र है वहां इसका पहली बार उपयोग हुआ है। ईवीएम मशीन का प्रयोग 2009 के अंदर जो हमारे इलेक्शन थे लोकसभा के और आपके जो विधानसभा चुनाव थे वहां इसका प्रयोग स्टार्ट हो गया। अभी इसका यूज जो है चल रहा है, ठीक है। पूछूं आपसे वीवीपैट मशीन पूछा आपसे वोटर हाँ, एक सवाल से पूछा गया कि ईवीएम मशीन में अधिकतम कितने उम्मीदवार की लिस्ट आ सकती है, आप में से कौन बताएगा। ईवीएम मशीन में अधिकतम जो है, अधिकतम कितने कैंडिडेट तक, अधिकतम कितने उम्मीदवार जो हैं, कितने उम्मीदवार की सूची जारी हो सकती है, बताओ कौन बताएगा। कितने उम्मीदवार की सूची जारी हो सकती है, इसका आंसर आपको छापना है। ईवीएम मशीन में सवाल देख रहे हो, ईवीएम मशीन में, अरे सवाल पूछा जीडी के अंदर, ईवीएम मशीन में अधिकतम कितने उम्मीदवार की सूची जारी होती है, ये सवाल आपके सामने। अब बताओ कौन बताएगा इसका आंसर, ये क्वेश्चन आपके सामने। तो ईवीएम क्या है, वीवीपैट क्या है, दोनों सवाल आपके सामने, इनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब लिखिए आगे, लिखिए लोक सेवा आयोग।
लगाओ हेडिंग लोक सेवा आयोग, थोड़ा हाथ तेज चलाना, ठीक है। लोक सेवा आयोग, सारे आयोग पढ़ने हैं आज हमें ना। हाँ लिखिए लोक सेवा आयोग। दोस्तों मैच तो चलते रहेंगे जिंदगी भर, ऐसा थोड़ी है मैच के चक्कर में हम रुक जाएंगे, ऐसा नहीं होता है ना। मैच तो लगातार चलते रहेंगे ना जिंदगी भर। सबसे बड़ा मैच तो आप लोग खेल रहे हैं, अपनी जिंदगी का मैच, और जिंदगी खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से, हौसला सबका अलग अलग है। कोई हताश होकर बिखर जाता है, कोई संघर्ष करके निखर जाता है। आप भी संघर्ष कीजिए मेरे साथ में। लिखिए पब्लिक सर्विस कमीशन, लिखना पब्लिक सर्विस कमीशन, लिखिए पब्लिक सर्विस कमीशन जो है। हाँ कौन आंसर छाप रहा है? अरे 64 लिख लो। कभी सवाल पूछा आपसे कि ईवीएम मशीन में ईवीएम मशीन में अगर दोस्तों कहीं पर 64 से अधिक कैंडिडेट हो गए तो वहां पर ईवीएम से चुनाव नहीं हो सकता। अगर तो 64 से अधिक कैंडिडेट हो गए तो वहां ईवीएम से चुनाव नहीं होगा, ये आपको ध्यान है। अधिकतम 64 कैंडिडेट ही ईवीएम मशीन में आ सकते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, लिखिए लोक सेवा आयोग। सबसे पहली बात तो इसका इतिहास देखिए, मैंने आपको लिखाया हुआ है, फिर भी 2 लाइन लिख लीजिए। पूछो इसकी सिफारिश, अरे 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आपको याद होगा, मैंने शुरुआत में पढ़ाया था 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आपके। इसमें दोस्तों कहा गया कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, पीएससी जो है पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसकी जो स्थापना है, इसकी स्थापना की जो सिफारिश जो है आपके, वो दोस्तों इसमें की गई थी आपके। और फिर दोस्तों एक आयोग बनता है ली आयोग, सुनिए आपके, फिर दोस्तों आयोग बनता है ली आयोग। और दोस्तों इसकी सिफारिश पर 1926 के अंदर जो है वो लोक सेवा जो आयोग है इसकी स्थापना होती है। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, ये आपको पहले से ही याद है, ये मैंने आपको पहले से लिखा है। अधिनियम कौन सा है? 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अधिनियम है, हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। वहां दोस्तों पीएससी की स्थापना होगी ऐसी बात कहा गया। उसके बाद दोस्तों ली आयोग बनता है और दोस्तों इसकी सिफारिश पर 1926 के अंदर लोक सेवा आयोग जो है इसकी स्थापना होती है। ये आप भली भांति जानते हो, ठीक है। पूछूं आपसे इसके पहले पूछे आपसे, पहले जो अध्यक्ष थे उनका नाम सुना, उनका नाम है सर रॉस बर्कर छापना। सर रॉस बर्कर जो है इनके पहले अध्यक्ष का नाम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये सारी बातें आप भली भांति जानते हो, ठीक है। अब दोस्तों पूछूं आपसे कि हमारा संविधान लागू हो गया, उसमें दोस्तों इसका जिक्र था। पूछे आपसे संविधान के कौन से भाग में? पूछूं आपसे संविधान का भाग नंबर 14 लिखिए। संविधान का भाग नंबर जो 14 है इसमें इसका जिक्र है। आर्टिकल नंबर 315 से 323 थे, ये भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। आर्टिकल नंबर 315 से 323 आपके भाग नंबर 14 है। आर्टिकल नंबर 315 से 323 के बीच में किसके बारे में जिक्र? पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में जिक्र जो है वो यहाँ पर है। ये तो हो गया इसका इतिहास, तो कैसे इतिहास, और ये हो गया इसके पॉलिटी, संविधान के में कहां पर इसका उल्लेख है वो ये हो गया। अब पढ़ते हैं इसकी संरचना जो है वो कैसी होने वाली है, देखना आर्टिकल नंबर 315 इसमें लिखा हुआ है यूपीएससी के बारे में। संघ लोक सेवा जो आयोग है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग जो है इसके बारे में जिक्र कहां पर जिक्र जो है इसका आर्टिकल नंबर 315 में। और दोस्तों इसका जो मुख्यालय लेना पूछे, इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय जो है वो है धौलपुर हाउस में। कहां पर है? धौलपुर हाउस दिल्ली के अंदर जो है वहां इसका मुख्यालय है, ये भी आप भली भांति जानते हो। तो यूपीएससी का जिक्र आर्टिकल नंबर 315 में और दोस्तों आपके जो स्टेट के अंदर है, जैसे उत्तर प्रदेश पीसीएस है, राजस्थान के अंदर आरपीएससी है, झारखंड में आपके जेपीएससी है, बिहार में बीपीएससी है। लिखिए आपके आर्टिकल नंबर 3151, ठीक है, 3151 छापना। जो आपके स्टेट जो राज्य जो लोक सेवा आयोग है, स्टेट जो आपके पीएससी है, राज्य लोक सेवा आयोग लिखना, स्टेट
SPSC जो है आपके राज्यों के अंदर जो है वो आर्टिकल नंबर 315 के अंदर है। अब आपसे सवाल पूछे क्या राज्य लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है? तो बिल्कुल है आपके किसमें आर्टिकल में जिक्र है इसका, तो है जिसका जिक्र आर्टिकल में है। क्या दोस्तों सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है वो एक संवैधानिक आयोग है? नहीं है दोस्तों, महत्वपूर्ण संस्था है। CBI दोस्तों महत्वपूर्ण संस्था है पर उसका जिक्र संविधान के अंदर नहीं है, वो संवैधानिक संस्था नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। अभी आगे लिखाऊंगा, ठीक है। तो मैंने कहा आपसे आर्टिकल कौन सा हो गया, आर्टिकल नंबर 315 और 3151 हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। यहां दोस्तों इनके बारे में एक सवाल बड़ा बारीक सवाल है, जहां मैं स्टार लगाऊंगा आपको भी वहां पर स्टार लगा लेना है। लिखिए पहला पॉइंट तो लिखना आपके, फर्स्ट पॉइंट लिखिए आपके यहां दोस्तों, ऐसे लिख लीजिए आप, फिर लिखिए यहां लिख दिए UPSC, यहां लिख दीजिए UPSC और यहां लिख दीजिए स्टेट PSC। ऐसे आपको समझना आसान रहेगा, दोनों में अंतर करना भी आपके लिए आसान रहेगा। परीक्षा में एक ही सवाल पूछता है, उसको आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली पॉइंट आपके इनका जो अपॉइंटमेंट है, जो इनकी नियुक्ति है, पूछूं आपसे जो अपॉइंटमेंट है इनका कौन करेगा, लिखना नियुक्ति कौन करेगा, आपको याद होगा मैंने लिखाया था आपको। यहां दोस्तों कौन आपके, यहां करेगा राष्ट्रपति, यहां राष्ट्रपति और यहां दोस्तों राज्यपाल, लिखा चुका हूं आपको। यहां कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, यहां गवर्नर करेगा, ऐसे आपको लिख लेना है। तो अपॉइंटमेंट इनका राष्ट्रपति करने वाला, सो इनका जो है राज्यपाल करने वाला है। और दोस्तों ये बात जो है, जो अपॉइंटमेंट बात आपके, ये बात आर्टिकल नंबर 316 में लिखी हुई है, ये भी आपको ध्यान है। अनुच्छेद नंबर 316 में लिखा हुआ है इसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा और इसका कौन आपके राज्यपाल करेगा। ये तो हो गया इसका अपॉइंटमेंट, ठीक है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे हटाने की पावर, परीक्षा वाला लिखना, तो परीक्षा वाला जो है यहीं से सवाल पूछेगा, इसके ऊपर आप फूल पत्तियां लगा लो, है ना, ये ठीक है। सो इसके ऊपर आप फूल पत्तियां लगा लो, बड़ा जहर सवाल है, बड़ा जहर सवाल लिखना आपके। पूछूं इनको हटाने की पावर, देखो अब दोस्तों आप अगर कॉमन दिमाग लगाओगे, भाई इसका अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करेगा, सो पूछूं आपसे ये हटाने की पावर से पूछूं आपसे, सो राष्ट्रपति इसको हटा देगा, लिखना आपके राष्ट्रपति जो है वो हटा देगा आपके। लेकिन दोस्तों यहां पूछूं आपसे, यहां दोस्तों पावर जो है वो राज्यपाल के हाथ में नहीं है, यहां सब पावर आपके राष्ट्रपति के हाथ में, लिखिएगा यहां दोस्तों पावर जो है आपके वो राष्ट्रपति के हाथ में। परीक्षा वाला सवाल यही पूछता है कि पावर किसके हाथ में, सो पावर जो है आपके वो इसके हाथ में, प्रेसिडेंट के हाथ में। महत्वपूर्ण सवाल है ना, अपॉइंटमेंट तो राज्यपाल करेगा, सो लेकिन आपके जो हटाने की जो पावर है आपके वो किसके पास में, प्रेसिडेंट के पास में। ये आपको SPSC पूछूं आपसे, स्टेट वाले की पावर राष्ट्रपति के पास में, इसकी तो होगी राष्ट्रपति के पास में, इसकी राष्ट्रपति के पास में। सवाल ये बनने वाला है, ठीक है। लिखिए इनका कार्यकाल पूछे आपसे, इनका जो टर्म ऑफ ऑफिस है वो कितना, लिखना आपके कार्यकाल 6 या 65 यहाँ पर होता है और यहाँ पर 6 या 62 होता है, छापना। यहाँ पर 6 वर्ष का कार्यकाल हो जाए या उसकी एज जो है वो 65 वर्ष हो जाए, यहाँ से 6 वर्ष का कार्यकाल हो जाए या उसकी एज जो है 62 वर्ष हो जाए, ये कार्यकाल इसका होने वाला है। तो पूछूं आपसे दोनों का कार्य छापना, कार्य दोस्तों पूछूं आपसे दोनों का काम एक ही है आपके, एग्जाम कंडक्ट कराना। कभी सवाल से पूछ लो आपसे क्या UPSC आपको जॉब देती है? नहीं दोस्तों, UPSC केवल आपके जॉब का एग्जाम कंडक्ट कराती है। UPSC केवल आपका एग्जाम लेती है, प्री लेती है, आपका मेंस लेती है, आपका इंटरव्यू लेती है और दोस्तों उसके बाद दोस्तों आपके जो हमारा मंत्रालय है वो आपको जॉब देता है। UPSC का काम केवल एक एग्जाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसी है। दोनों का यही काम होता है ना, UPSC हो या स्टेट PSC हो, दोनों का एक ही काम है आपके एग्जाम कंडक्ट कराना। ये सो आपके ये जो आपके IAS का एग्जाम वो कराती है और वो दोस्तों आपके स्टेट में जो होता है आपके जो SDM जो एग्जाम होता है, SDM सुनकर याद आ गया होगा किसकी बात कर रहा हूं आपको। हाँ, अरे बेटा UPSC के बारे में देखो, एक बच्चा पूछ रहा है UPSC के बारे में उल्लेख इस आर्टिकल में, स्टेट PSC के बारे में उल्लेख इस आर्टिकल में, लेकिन दोस्तों इनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, कौन करेगा, इसके बारे में उल्लेख इस आर्टिकल में है ना, इसके बारे में उल्लेख जो है वो इस आर्टिकल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा। लिख लिया कार्य क्या होता है, अपॉइंटमेंट, हटाना, कार्यकाल और ये हो गया आपके कार्य। ठीक है,
लिखिए आगे। ये आपको ऐसे ध्यान रखोगे तो याद रहेगा ना। ये वाला सवाल एग्जाम वाला पूछता है, बाकी तो ठीक है सवाल जो है ये वाला खूब पूछता है एग्जाम वाला। अभी चिंता मत करो, आपको बहुत सारे सवाल लिखाने वाला हूं आज जो परीक्षा में पूछे जाएंगे, और सवाल भी दिखाऊंगा आपको ना। लिखिए नोट। मैंने आपसे कहा यूपीएससी के पहले अध्यक्ष पूछूं आपसे, पहले अध्यक्ष छापना कौन थे आपके, और वर्तमान में कौन छापना। सो वर्तमान में कौन है, और इसमें लिखना इसमें कुल अधिकतम मेंबर जो हैं, अधिकतम सदस्य जो हैं वो कितने हो सकते हैं। 3 सवाल आपके सामने। पहले तो मैंने आपको लिखा ही दिया है कि पहले कौन थे आपके, वो पीछे देख लीजिए। सर रोस बरकर जो है वो इसके पहले अध्यक्ष थे। पूछूं आपसे वर्तमान कौन है, डॉक्टर मनोज सोनी आपके इस वर्तमान अध्यक्ष हैं। 5वीं में फेल हो गए। इनकी कहानी बड़ी प्रेरणादायक है। 5वीं में फेल हो गए मनोज सोनी जी, और पिताजी की डेथ हो गई। अगरबत्ती बेचने का काम था इनका, सोचिए। और आज सोचिए अगर उस दिन वो हार जाते तो आज वो उस संस्था के हेड नहीं होते जो भारत का सर्वोच्च एग्जाम आईएएस का एग्जाम कराती है, उसका नहीं होते। सोचना आप, मतलब डॉक्टर मनोज सोनी। संघर्ष है ना, संघर्ष आपके सामने। पूछूं आपसे अधिकतम मेंबर 1+10, अधिकतम मेंबर एक अध्यक्ष और आपके 10 मेंबर होते हैं, ये आपको छापना है। अधिकतम मेंबर आपके सामने 1+10 होने वाले। ये 3 पॉइंट भी आपको ध्यान रखने, ठीक है। हाँ लिख लीजिए। लिखिए भारत में लिखना, नोट लिख लीजिए। सिविल सेवा के जनक कौन, लिखना आपके फादर ऑफ सिविल सर्विस। सिविल सेवा के जनक कौन थे, वो थे झंडूबाम कॉर्नवालिस। छापना झंडूबाम कॉर्नवालिस। झंडूबाम जो कॉर्नवालिस थे वो दोस्तों भारत में सिविल सेवा के जनक थे, ये भी आपको छापना है। झंडूबाम कॉर्नवालिस जो है वो भारत के अंदर सिविल सेवा के जनक है, ये भी आपको छापना है। कॉर्नवालिस साहब जो थे वो सो हमारे अंदर सिविल सेवा के जनक है। पूछूं आपसे, देखिए पूछे आपसे सिविल सर्विस डे, लिखना सिविल सर्विस डे। पूछे आपसे सिविल सर्विस डे, लिखना। सो 21 अप्रैल पूछे आपसे सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल को होता है, ये भी आपको छापना है। सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल को होता है, ये भी आपको छापना है। कभी कभी तो सवाल पूछ लेता है आपसे कि सिविल सर्विस को किसने स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा है। कभी कभी वो आपसे पूछता है कि सिविल सर्विस जो है उसे किसने स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा है। आप इसका आंसर बताओगे। सिविल सर्विस को, सिविल सेवा को, सिविल जो सर्विस है इसको किसने स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया का है। भारत का इस्पाती ढांचा, फौलादी ढांचा ना, स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया लिखना। सो भारत का इस्पाती ढांचा या फौलादी ढांचा कहाँ है, इसका आंसर छापिए आप। किसने कहा है, ये सवाल आपके सामने। किसने कहा सिविल सर्विस है जो स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, सो भारत का इस्पाती ढांचा है, ये किसने कहा है। देखते हैं कौन इसका आंसर छापने वाला है, ठीक है। बताओ, जल्दी छापो। हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लिखना। लिखिए पूछूं आपसे किसने कहा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। लिखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने कहा है कि जो भारत है, और दोस्तों 21 अप्रैल 1947, कब कहा, 21 अप्रैल 1947 कहा था। और दोस्तों इसीलिए जो है वो 21 अप्रैल को हम जो है सिविल सर्विस डे बनाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहने वाले कौन थे, भारत के पहले गृह मंत्री, हमारे उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि जो सिविल सर्विस है आपके वो भारत में स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया है। अगर आपसे पूछ ले कि सिविल सर्विस की तो राज्य के अंदर सबसे बड़ी पोस्ट कौन सी है और सेंटर के अंदर सबसे बड़ी पोस्ट कौन सी है, ये दोनों सवाल भी आप छाप लीजिए। सवाल आपके सामने है कि जो सिविल सर्विस है, सिविल सर्विस की पूछूं आपसे, सो पहली बात तो ऑल इंडिया सर्विस लिखा चुका हूं आपको, एक बार फिर लिख लीजिए अगर आप चाहते हो तो। लिखिए आर्टिकल नंबर 312, सो याद कीजिए
ऑल इंडिया सर्विस, बात हुई थी इसके बारे में हमारी। ऑल इंडिया सर्विस मैंने पुरानी क्लास में लिखाया हुआ आपको। सो भारत में 3 है वर्तमान में, एक तो आईएएस हो गया, एक तो आईएएस हो गया है, एक आईपीएस हो गया है और एक आईएफएस हो गया है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। सो वर्तमान में भारत के अंदर 3 जो है वो ऑल इंडिया सर्विस हैं, ये आप भली भांति जानते हो, हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं आर्टिकल नंबर 312 के अंदर। सो राज्यसभा की जो पावर होती है उसमें मैंने लिखाया था आपको कौन कौन सी पावर है, ठीक है। हाँ, एक बच्चा पूछ रहा है, ये सवाल हुआ ना कि पहले यूपीएससी के भारतीय अध्यक्ष कौन थे, बड़ा अच्छा सवाल है, अभी लिखवाता हूं आपको ना। हाँ, ऐसे सवाल पूछोगे तो थोड़ा कंटेंट आपको और मिल पाएगा, ठीक है। लिखिए आर्टिकल नंबर 312, ऑल इंडिया सर्विस 3 है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। मैंने आपसे कहा लिखना, मैंने आपसे कहा कि केंद्र में लिखना, केंद्र में सिविल सेवा का सबसे बड़ा पद, सिविल सेवा का लिखना, सिविल सेवा का सर्वोच्च पद पूछूं आपसे, सर्वोच्च पद छापना सो, वो है कैबिनेट सेक्रेटरी। कौन है? कैबिनेट सेक्रेटरी जो है, कैबिनेट सचिव छापना। भारत के अंदर पूछे आपसे, तो भारत के अंदर सिविल सेवा का सबसे बड़ा पद कौन सा है? वो है कैबिनेट सेक्रेटरी। सो वर्तमान में कौन आपके, वर्तमान में भारत के अंदर कौन आपके, वर्तमान में जो है वो दोस्तों कौन आपके छापना वो है राजीव गाबा। कौन आपके? सो वर्तमान में पूछूं आपसे, राजीव गाबा जो है वो भारत के कौन, सो भारत के वर्तमान में कौन है? कैबिनेट सेक्रेटरी है, ये भी आपको छापना है। तो पहला सवाल हो गया, सो भारत के वर्तमान में कैबिनेट सेक्रेटरी सर्वोच्च पद है आपके, सिविल सेवा का हाईएस्ट जो पोस्ट है आपके वो है कैबिनेट सेक्रेटरी। और सो पूछूं आपसे, पूछे आपसे कि राज्य के अंदर कौन सा है, राज्य में छापना, सो राज्य में है आपके लिखना, राज्य में सर्वोच्च पद छापना वो है आपके होम सेक्रेटरी लिखना। राज्य में सर्वोच्च पद कौन सा है? वो है आपके लिखना, वो है मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी जो है छापना, चीफ सेक्रेटरी जो है वो आपके राज्य के अंदर आपके सर्वोच्च पद होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पहला सवाल आपके सामने कि सिविल सेवा का सर्वोच्च पद पूछे आपसे, कैबिनेट सेक्रेटरी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सवाल पूछूं आपसे राज्यों के अंदर तो आपके हाईएस्ट पोस्ट कौन सी है? वो चीफ सेक्रेटरी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों एक सवाल पूछा बच्चे ने कि सर आपने लिखवाया यहाँ पर कि भारत यूपीएससी जो है इसके पहले अध्यक्ष जो है वो रोस बर्कर थे, पर ये दोस्तों ये तो आपके इंडियन नहीं है ना, तो ये तो इंडियन नहीं है आपके। अब लिखना, पूछूं आपसे, इसको भी लिख लो, बच्चे ने अच्छा सवाल पूछा है, बच्चे के लिए तालियां हो जाए, ठीक है। हाँ देखिए, लिखिए, लिखना, नोट लिखिएगा, लिखना यूपीएससी के पहले भारतीय चेयरमैन, यूपीएससी के पहले भारतीय, पूछूं आपसे अध्यक्ष कौन थे? यूपीएससी के पहले भारतीय अध्यक्ष, सो 1947 में छापना, 1947 एच.एन. कृपलानी जो है छापना। पूछूं आपसे यूपीएससी के, पूछूं आपसे यूपीएससी के पहले, अरे आईएफएस का मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है ना, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, इंडियन फॉरेन सर्विस नहीं है, वो राजदूत वाली सर्विस नहीं है, वो भारत के अंदर ऑल इंडिया सर्विस नहीं है आपके, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जंगल सेवा वाली जो है ना वही है, ठीक है। लिखिएगा, पूछूं आपसे भारत यूपीएससी के पहले भारतीय, पूछे आपसे अध्यक्ष कौन आपके? एच.एन. कृपलानी जो है, एच.एन. कृपलानी छापना, ये यूपीएससी के पहले भारतीय अध्यक्ष थे, ये सवाल भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पूछ ले आपसे यूपीएससी के पहले भारतीय अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर 1 रोस बर्कर। अब उसको मत लगा के आ जाना है, एक बार सवाल पूछा कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन नंबर 1 आईएएस में पूछ, इसमें पूछा सवाल दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 था आपके एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर 1, और ऑप्शन नंबर 4 था आपके सरोजिनी नायडू। लेकिन दोस्तों हम इतने दबाव में होते हैं, हमने देखा कांग्रेस का पहला, बस इतना ही देखा, कांग्रेस की पहली, बस इतना ही देखा, और ऑप्शन नंबर 1 एनी बेसेंट लगा के आगे घर आकर पता लगा कि इसका आंसर ये नहीं होगा, ये होगा, क्योंकि पहली भारतीय पूछा है। तो सवाल आपको आराम से पढ़ना है, आरबीआई के पहले भारतीय कौन थे, यूपीएससी के पहले भारतीय कौन थे, आपको पहले भारतीय भी आपको याद करना है, कौन आपके? एच.एन. कृपलानी है। और अधिकांश बुक के अंदर ये सवाल गायब रहता है, इसलिए मैंने आपको अलग से लिखवा दिया, ठीक है। ये हो गया हमारा यूपीएससी और आपके स्टेट पीसीएस।
ठीक है। अब लिखिए, लिखना नेक्स्ट, लिखना यहां लिखिएगा NCSC, लिखिए NCSC और यहां लिखिए NCST, ऐसे लिखिएगा। एक पेज में दो लिखने हैं, NCSC और NCST लिखना। नेशनल कमीशन, नेशनल लिखिए नेशनल कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, हिंदी में लिख लीजिएगा आपके राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, लिखिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जो आयोग है वो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ठीक है। यहां लिखिए नेशनल कमीशन, लिखना नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। ये दोनों आयोग आपको साथ में पढ़ने हैं, तो दोनों में थोड़ा सा ही अंतर है बस आपके, एक तो आर्टिकल कौन सा है और इसके अध्यक्ष कौन है, बाकी सारी चीजें सेम है ना, इसलिए मैंने एक साथ लिख दिए। लिखिए इसका आर्टिकल पूछूं आपसे, आर्टिकल नंबर, अरे अब तो तुम भी बता दो रॉकेट की तरह, आर्टिकल नंबर 338, लिखिए रॉकेट है रॉकेट, आर्टिकल नंबर 338 पूछूं आपसे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ठीक है। और दोस्तों आर्टिकल नंबर लिखना, आर्टिकल नंबर पूछे 338 है छापना नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। मैं आपको बार बार लिखा चुका हूं, 1000 बार लिखा चुका हूं, दोनों सौ आर्टिकल आपके सामने। मतलब दोस्तों 338 है, कैपिटल ए है, मतलब दोस्तों कोई ना कोई अमेंडमेंट हुआ है तब ये जुड़ पाया आपके। तो लिखिएगा, पूछूं आपसे, लिखना सो इसमें हुआ है 89वां, लिखना 89वां संविधान संशोधन, लिखना 89वां संविधान संशोधन। पूछूं आपसे कौन से वर्ष का है, 2003 का है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। तो आपके आर्टिकल 338 से आपके आर्टिकल 338 से 89वां अमेंडमेंट हुआ आपके, और दोस्तों कौन सा बन गया, आर्टिकल नंबर 338 बन गया है, और राष्ट्रीय नेशनल कमीशन फॉर एसटी की स्थापना हो गई। अब दोस्तों एक बार सवाल पूछा कि NCST जो है वो कब प्रारंभ हुआ, कब इसकी शुरुआत हुई, ऑप्शन नंबर 1 2003 के अंदर। अब दोस्तों ये अधिनियम कब का है, 2003 का है, लेकिन दोस्तों इसकी शुरुआत कब से होती है, 2004 से, लिखना। पूछूं आपसे इसकी शुरुआत कब हुई, आपके इसकी शुरुआत जो है ये स्टार्ट जो हुआ था आपके वो 4 में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछे आपसे भाई इसमें, लिखना सो इसमें पूछूं आपसे, इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, 3 मेंबर होते हैं, लिखिएगा एक अध्यक्ष होता है इसमें आपके, एक अध्यक्ष होता है, एक दोस्तों उपाध्यक्ष होता है, और इसमें 3 क्या होते हैं, मेंबर होते हैं। ये इसकी संरचना है, ठीक है, 3 जो है वो मेंबर होते हैं, ये भी आपको छापना है। तो एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 मेंबर, ठीक है। यहां दोस्तों आपके यहां भी लिखिएगा, यहां दोस्तों एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 मेंबर होंगे, यहां पर भी यही होने वाला है, ठीक है, दोनों में सेम होने वाला है। मैंने आपसे कहा केवल आर्टिकल और दोस्तों आपके अध्यक्ष का अंतर है, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। 1+1+3, 1+1+3, ठीक है। पूछूं आपसे अपॉइंटमेंट, लिखना इनकी नियुक्ति कौन करेगा, लिखना इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करने वाला है, राष्ट्रपति करने वाला दोस्तों, और इसकी नियुक्ति छापना आपके, इसकी भी कौन करेगा, राष्ट्रपति करने वाला है। सेम बात है आपके, अरे सेम बात है ना, इसका अपॉइंटमेंट भी राष्ट्रपति करेगा दोस्तों, इसका भी राष्ट्रपति करने वाला है। पूछूं आपसे कार्यकाल छापना, कार्यकाल जो है लिखिए इसका कार्यकाल भी 3 साल होने वाला है, और इसका भी 3 साल होने वाला, लिखना इसका भी 3 साल होगा। दोनों के जो अध्यक्ष हैं कार्यकाल 3 साल होने वाला है, सेम बात है आपके। अब दोस्तों पूछूं आपसे कि अध्यक्ष कौन, लिखना सो अध्यक्ष कौन है। देखो जब दोस्तों आपके आयोग समाप्त हो जाए ना दोस्तों, मैंने एक आयोग पढ़ाया आपको, इसके बाद में 2-3 लाइन छोड़ देना, आप ना थोड़ा पेज छोड़ देना, क्योंकि दोस्तों भविष्य में कोई दोस्तों नया अध्यक्ष आया तो उसको आप यहाँ पर नोट कर लोगे, ये ठीक ना है आपको। जब भी कोई टॉपिक समाप्त हो उसके बाद में आपको थोड़ी जगह छोड़ देनी है कि अगर दोस्तों कोई भविष्य में करंट अफेयर्स आया तो उसको आप यहाँ पर नोट कर लोगे, आपका बढ़िया नोट्स तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब मैं लिखवा रहा हूँ आपको, यहाँ अध्यक्ष कौन है, वर्तमान अध्यक्ष मैं आपको यहाँ पर लिखवा रहा हूँ, लिखिएगा। पूछूं आपसे NCSC, पूछूं आपसे इसके वर्तमान
अध्यक्ष कौन सा सो, वो है विजय सांपला। कौन है आपके? विजय सांपला जो है ये इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं, ये आपको छापना है। और यहाँ दोस्तों पूछूं आपसे, यहाँ छापना सो है, यहाँ आपके जो हर्ष चौहान जी हैं ये इसके वर्तमान अध्यक्ष थे, ये भी आपको छापना है। ठीक है, ये सारी बातें आपके सामने हैं एनसीएससी के बारे में और एनसीएसटी के बारे में। आर्टिकल कौन सा है, कौन अपॉइंटमेंट करता है इनका, क्या मेंबर होते हैं इसके अंदर, कार्यकाल कितना होता है, अध्यक्ष कितने होते हैं, 4-5 चीजें आपके सामने। ठीक है, लिखिए आईएएस ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर है? मसूरी के अंदर है ना, मसूरी के अंदर है ट्रेनिंग सेंटर आईएएस का। और आप जाइएगा वहां पर, बड़ा अच्छा लगेगा आपको जाकर, पर मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए, है ना, जमकर 2-3 साल लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। लिख लीजिए फटाक से, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और एनसीएसटी के बारे में ये आपको ये ध्यान रखना है कि अमेंडमेंट कौन सा है। अधिकांश में केवल अमेंडमेंट पूछता है या आपसे आर्टिकल पूछता है, बाकी कुछ नहीं पूछता। फिर भी हमारी जिम्मेदारी है कि ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, लिखिए फटाक से। नगरी हो अयोध्या सी, गोकुल सघराना हूँ। लिख लिया? कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। आगे लिखिए। हाँ, ओबीसी वाला अभी लिखाऊंगा ना, चिंता मत करो। अभी जो अमेंडमेंट आएंगे ना हमारे, वहां लिखाऊंगा। सारे काम मेरे वो कर लूंगा मैं, ना, आप तो बस आनंद लो। ठीक है, एक पूछा था चीफ सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? मुख्यमंत्री करेंगे। कौन करेगा भाई? उस राज्य का मुख्यमंत्री करेगा ना अपॉइंटमेंट। हो गया, चलें आगे। चलो आगे लिखो। लिखिए अंतरराज्य परिषद, लिखना इंटर स्टेट काउंसिल। लिखिए अंतरराज्य 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 परिषद। लिखिए इंटर स्टेट काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल, अंतरराज्य परिषद। हेडिंग लगाइएगा आपके इंटर स्टेट काउंसिल। पूछूं आपसे इसकी स्थापना, पूछे इसकी स्थापना जो है वो किसकी सिफारिश पर लेना? आपके सरकारिया जो आयोग है, आपके सरकारिया जो आयोग था इसकी सिफारिश पर लिखना। सरकारिया आयोग की सिफारिश पे लिखना। सिफारिश पे जो है वो इसकी स्थापना होती है। पहला पॉइंट तो ये। ठीक है, इंटर स्टेट काउंसिल पूछो आपसे किसकी सिफारिश पर स्थापना होती है? सरकारिया जो आयोग है इसकी सिफारिश पर होती है। पहला पॉइंट तो ये। ठीक है, सवाल दोस्तों ये पूछे आपसे, क्या इंटर स्टेट काउंसिल एक संवैधानिक निकाय है? तो दोस्तों बिल्कुल है। लिखिए इसका उल्लेख जो है वो आर्टिकल नंबर 263 के अंदर छापना सो, अनुच्छेद नंबर 263 में छापना सो, इसके अंदर जो है वो इंटर स्टेट काउंसिल जो है इसका उल्लेख है। तो लिखिए ये एक संवैधानिक आयोग है, ये भी आपको छापना है। जब जरूरत होगी तब इसकी स्थापना करेंगे। ठीक है, जब जरूरत होगी तब इसकी स्थापना करेंगे, इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, जब जरूरत होगी तब इसकी स्थापना होगी। पूछूं आपसे कि भाई कब जरूरत होगी? तो आपके 2 राज्यों के बीच विवाद होता है तो इसकी स्थापना करेंगे इंटर स्टेट काउंसिल। लिख लो राज्यों के मध्य विवाद की स्थिति में जो है इसकी स्थापना होगी, ये भी आपको छापना है। अगर दोस्तों राज्यों में आपके जल का विवाद हो तो उसके लिए अलग से आर्टिकल लिखा हुआ है, वो है आर्टिकल नंबर 262। आप जानते होंगे इसके बारे में। सो आर्टिकल नंबर 262 छापना सो आपके। लिखिए नदी जल विवाद के लिए क्या है? प्राधिकरण जो है वो दोस्तों पूछे आपसे कौन से आर्टिकल में? वो आर्टिकल नंबर 262 के अंदर है। अगर दोस्तों राज्यों के मध्य कोई विवाद होता है, डिस्प्यूट होता है, तो उसके निपटारे के लिए इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना होगी। अब दोस्तों देखिए इसका उल्लेख संविधान के अंदर था। एक छोटी सी बात समझा रहा हूं आपको। तो संविधान में इसका उल्लेख था 1950 में। कब? 1950 संविधान बना तो उसमें इसका उल्लेख था। लेकिन दोस्तों पहली बार जो ये आयोग है आपके वो 1990 में बना। क्या आप में से कोई बताएगा मुझे कि 1990 तक क्यों नहीं बना?
सो पहली बार आयोग 1990 में बना, इससे पहले एक भी आयोग नहीं बना, एक भी बार इसकी बैठक नहीं हुई, बना ही नहीं है। 50 में संविधान में लिख कर दिया है कि आयोग बनाएंगे, परिषद बनाएंगे, पर दोस्तों बना ही नहीं, 40 साल तक बनी ही नहीं आपके। 1990 में पहली बार बना, क्यों इतने साल नहीं बना ये आपको बताना है, बाकी फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लिखिएगा, पूछूं आपसे इसका अध्यक्ष लिख देता हूं। इसका जो अध्यक्ष होता है छापना, वो कौन होता है आपके भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो इस पोस्ट पर होगा, जो इस पोस्ट पर होगा वही इसका अध्यक्ष हो जाए, जो इस पोस्ट पर होगा वो इसका अध्यक्ष होगा छापना। सो एक्स ऑफिशियो हेड है ये आपके, जो इस पोस्ट पर होगा वही अध्यक्ष होने वाला है, ठीक है। लिखिए अगला पॉइंट दोस्तों, इसकी एक स्थायी समिति होती है। इसकी एक क्या है, इसकी एक स्थायी समिति होती है। लिखिए, इसका जो अध्यक्ष होता है वो भारत के गृह मंत्री होते हैं, ठीक है, वो सब भारत के गृह मंत्री होते हैं, ये भी आपको छापना, ठीक है। मैंने बोला इसकी एक स्थायी समिति होती है, उसका जो अध्यक्ष है वो गृह मंत्री होते हैं। और दोस्तों इसके अंदर जो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो भी शामिल होते हैं, ये भी आपको छापना है, ठीक है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जो हैं वो शामिल होते। हमारे लिए काम की बात एक तो दोस्तों ये है कि इसका उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में, सेकंड इसकी स्थापना किसकी सिफारिश पर होती है, थर्ड दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन है। ये तीन हमारे काम की बातें। बाकी मैंने एक सवाल आपसे पूछा है कि इंटर स्टेट काउंसिल जो है वो 40 सालों तक क्यों नहीं बनाया गया, सवाल आपके सामने ये बताइए आंसर। एक कह रहा है सर मैं लिख नहीं पाऊंगा पर आपको फोन करके समझा दूंगा। भाई साहब समझा देगा तू फोन करके। हाँ, अंकिता कुमारी का ठीक आंसर है। अंकिता कुमारी ने बोला है कि सर राज्यों के बीच विवाद हुआ ही नहीं। अब सुनना मेरी बात को, हो गई ये बात, देखना सुनना। आप सोचना दोस्तों, आप सोचना, जब हमारा संविधान लागू हुआ उसके बाद 12 साल केवल कौन रहे, जवाहरलाल नेहरू। और दोस्तों कांग्रेस की सरकार थी और स्टेट के अंदर भी कांग्रेस ही था, स्टेट में भी अधिकांश जगह कांग्रेस ही था, ठीक है। तो सेंटर में सरकार कांग्रेस की, अधिकांश स्टेट में सरकार कांग्रेस की, तो विवाद ही नहीं हुआ। विवाद नहीं तो क्यों जरूरत पड़ी आपके। इसके बाद दोस्तों इसके बाद हमारी इंदिरा गांधी जी आ चुकी हैं आपके, लंबे टाइम ये रही आपके 1984 तक ये रही आपके स्टेट और आपके सेंटर में, दोनों समय सरकार कांग्रेस की थी, जरूरत नहीं पड़ी आपके। भाई स्टेट में सेंटर में कांग्रेस ही कांग्रेस था आपके, क्या जरूरत पड़ेगी आपके, विवाद नहीं हुआ आपके। उसके बाद दोस्तों राजीव गांधी आए, 89 तक आपके राजीव गांधी रहे। यहाँ भी दोस्तों सरकार कांग्रेस की आपके सेंटर में स्टेट में, क्योंकि दोस्तों 40 साल जो है सरकार कांग्रेस की लगातार रही है और दोस्तों स्टेट में कांग्रेस रहा है, तो कभी दोस्तों जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन दोस्तों इसके बाद आपके गठबंधन जो है उसकी सरकार आ चुकी है आपके, पीवी नरसिम्हा राव आ चुके हैं सरकार के अंदर। यहाँ दोस्तों जरूरत पड़ी किसकी आपके, यहाँ जरूरत पड़ गई आपके किसकी, जो इंटर स्टेट काउंसिल है उसकी यहाँ आवश्यकता होने लग गई, फिर इसको बनाया गया था। ये इसलिए जो है आपको ध्यान रखना है, इसलिए ये नहीं बना, ये अभी आपको छापना है, ठीक है। चलिए अब लिखिए अगला आयोग लिखिए आपके, ये हमारे जो जितने भी मैंने लिखा है आपको, एक लिख दीजिए जीएसटी काउंसिल। लिखिए जीएसटी काउंसिल, लगाइए हेडिंग जीएसटी काउंसिल, ठीक है। पूछूं आपसे, लिखिए जीएसटी काउंसिल। पहला पॉइंट तो पूछूं आपसे, जीएसटी काउंसिल दोस्तों आपके लिखिए 101वां संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन। लिखिए 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दोस्तों एक्ट था आपके, और ये लागू हुआ 1 जुलाई 17 से रात को 12 बजे। आपको से याद होगा, रात को 12 बजे पार्लियामेंट बैठा था आपके, रात को 12 बजे मोदी जी ने जीएसटी लागू किया था आपके। लागू हुआ छापना 1 जुलाई को लागू होता है दोस्तों, इसलिए आपके जीएसटी जो डे है आपके वो 1 जुलाई को बनाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों आप पूछोगे सर 101वां अमेंडमेंट हुआ, ठीक दोस्तों बात आपके। लिखिए दोस्तों इससे संविधान में 2 आर्टिकल जुड़े, एक तो आर्टिकल नंबर 246 है,
और दोस्तों एक आर्टिकल नंबर 279A, दो आर्टिकल आए संविधान के अंदर। एक तो आर्टिकल नंबर 246 है। अधिकांश जगह इसको पढ़ाते समय जो है केवल ये वाला आर्टिकल यूज करते हैं, ये वाला करते नहीं है। कभी दोस्तों सवाल पूछूं आपसे जीएसटी का उल्लेख कहाँ है, सो जीएसटी का उल्लेख यहाँ पर है, ठीक है। जीएसटी का उल्लेख यहाँ पर है आपके, और जीएसटी जो काउंसिल है उसका उल्लेख कहाँ पर है, उसका उल्लेख यहाँ पर है। ये दोनों बातें आपको छापने लिखिएगा। लिखिए जीएसटी जो है वो समवर्ती सूची पर लगने वाला अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है। इसके बारे में जिक्र जो है हम दोस्तों जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे वहां करेंगे आपके कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। मतलब दोस्तों आपके लगे किसी और पर भरे कोई और, ये आपके इनडायरेक्ट टैक्स है। सो ये मोबाइल में लेकर आया, मोबाइल बनाने वाली कंपनी जो है वो सैमसंग है आपके बनाने वाली कंपनी। सरकार ने टैक्स लगाया इस कंपनी के ऊपर, लेकिन दोस्तों सरकार ने टैक्स लगाया कंपनी के ऊपर, लेकिन दोस्तों कंपनी ने टैक्स वसूल लिया हमसे। तो सरकार ने टैक्स लगाया था कंपनी के ऊपर, लेकिन दोस्तों भरा किसने, मैंने भरा, कस्टमर ने भरा। तो टैक्स किसी पर लगे और भरे कोई और, उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। मेरी इनकम उसके ऊपर टैक्स लगा, मैं भरूंगा उस टैक्स को, वो होगा दोस्तों आपके प्रत्यक्ष कर, मेरी इनकम टैक्स, ठीक है। तो ये दो टैक्स होते हैं, हम वहां पर इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी आप लिख लीजिए जीएसटी समवर्ती सूची पर लगने वाला इनडायरेक्ट टैक्स है, ये भी आपको छापना है। आर्टिकल नंबर 246 के अंदर ये बात लिखी हुई है, ठीक है। हमारा कंसर्न है आपके आर्टिकल नंबर 279 अभी के लिए। लिखिए यहां दोस्तों लिखना आपके, यहां उल्लेख किसका है, तो जीएसटी काउंसिल जो है इसका जो उल्लेख है आपके वो आर्टिकल नंबर 279A के अंदर है। कभी दोस्तों पूछूं आपसे कि ये जो जीएसटी था उसमें आपके पूछे किस समिति की सिफारिश पर, विजय जो केलकर समिति है इसकी सिफारिश पर लिखना आपके, विजय केलकर समिति जो है इसकी सिफारिश पर जीएसटी जो लागू हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। मैंने आपसे कहा आर्टिकल नंबर 279 आपके जीएसटी तो काउंसिल आपके, लिखिए जीएसटी की क्या दर होगी, जीएसटी की क्या दर होगी, ये तय करने का काम जो है वो इस काउंसिल का होने वाला है, ठीक है। 0% होगा या 5% होगा या 12% होगा आपके, या दोस्तों आपके या 18% होगा, 12% होगा या 18% होगा या 28% होगा। सारा आपसे सारा पूछूं आपसे, ये सारा तय करने का काम जो है जीएसटी काउंसिल का होने वाला है। भाई जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अरे डोपालाल कौन सी दुनिया से तू आया है रसगुल्ला, गुड्स एंड सर्विस टैक्स लिख लो, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गब्बर सिंह टैक्स नहीं है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। लिख लीजिए वस्तु और सेवा कर, ठीक है। जीएसटी काउंसिल बन गया, क्या दर होने वाली है, 0% है, 5% है, 12% है, 18% है, 28%, 5 दर है, 5 दर है। 0% भी दर है। सवाल पूछे कितने टाइप की दर है, 5 टाइप की दर है, 0, 5, 12, 18, 28, ये आपको छापना है, ठीक है। पूछो दोस्तों आपसे जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है, इसका अध्यक्ष पूछो कौन आपके, वो होता है भारत के जो वित्त मंत्री हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं, ये आपको छापना, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया सो वर्तमान में कौन है, निर्मला सीतारमण जी है, जब से लागू हुआ है। लिखिए आपके निर्मला सीतारमण जी वर्तमान में अध्यक्ष हैं, इसके छापना। ये जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष हैं, ये भी आपको छापना है। जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है आपके, भारत के जो वित्त मंत्री हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं, ये भी आपको बताएं। क्योंकि दोस्तों इसका उल्लेख किसके अंदर है, इसका उल्लेख संविधान के अंदर है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर लिखा दिया है। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर पहला राज्य कौन सा, लिखिए असम। पहला राज्य कौन सा आपके जहां जीएसटी लागू हुआ था, वो था असम। ये आपको मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा, वहां लिखाऊंगा, ये वाला पोर्शन वहां पढ़ेंगे। अभी दोस्तों हमारा काउंसिल चल रहा है, हमारा आयोग चल रहा है, तो ये वाला पोर्शन मैंने आपको यहाँ पर लिखा दिया है, ठीक है। अब लिखिए आप, लिखना, अब लिखिए दोस्तों आप, लिखिए गैर संवैधानिक आयोग, गैर संवैधानिक आयोग जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है ना, गैर संवैधानिक आयोग, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल आपके कमीशन, जिसमें
वैधानिक आयोग भी आपके होने वाले, सो वैधानिक भी इसी में आ जाएंगे आपके, जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है उनके बारे में चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। कुछ तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनका उल्लेख होना चाहिए था नहीं है, क्या करें, नहीं है। लिखिए पहला नंबर NHRC, ये दोस्तों खतरनाक आयोग है। लिखिए NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स, परीक्षा वाला निश्चित आपसे सवाल पूछता है इसका। लिखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार, अरे नाम तो सुना होगा आपने, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। दोस्तों किसी अपराधी को थप्पड़ मार दिया तो खबर आती है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया। जब उस अपराधी ने 5 लोगों को मारा तब संज्ञान नहीं लिया, उस अपराधी को थप्पड़ मार दिया तो संज्ञान लिया। लेकिन दोस्तों इनकी बात को कोई है ना सीरियस लेता ही नहीं है। अब क्यों नहीं लेता वो आपको बताऊंगा मैं थोड़ी देर बाद में, ठीक है। आप दोस्तों खुद सोचिएगा, आप हेडिंग लगाइए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो आप खुद सोचिए कि गुरुजी ने आपसे बोला कि कल तू होमवर्क करके आना। अगर दोस्तों उस गुरुजी ने आपको अगले दिन आप होमवर्क नहीं करके लाए, उन्होंने मारा ही नहीं आपको, तो अगली बार जब गुरुजी कहेंगे होमवर्क करके लाना, करके लाओगे तुम? करके नहीं लाओगे, आपको पता है मारेगा तो है नहीं। अगर दोस्तों किसी अपराध की दंड नहीं है तो वो अपराध रुकने वाला नहीं है। अपराध के लिए दंड का होना बहुत जरूरी है। और दोस्तों ये अपराध बताती है पर इसके पास में दंड देने का कोई भी सिस्टम नहीं है, दंड है ही नहीं दोस्तों इसके पास में। अपराध है इसके पास में, पनिशमेंट देने की पावर नहीं है। मतलब दोस्तों टाइगर तो है ये, पर इसके मुंह में दांत नहीं है। टाइगर है ये, दांत नहीं है मुंह में, क्या करेगा टाइगर, ठीक है। लिखिए NHRC, परीक्षा वाला इससे सवाल आपसे पूछ लेता है, ठीक है। लिखिए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, लिखिए पूछूं आपसे इसकी स्थापना, सो इसकी जो स्थापना है, मैंने कहा इनका उल्लेख संविधान नहीं, सो इनका उल्लेख अधिनियम में आने वाला, ठीक है। लिखिए स्थापना, लिखिए रंगनाथ आयोग। रंगनाथ आयोग जो है, रंगनाथ आयोग की सिफारिश पर, रंगनाथ आयोग की सिफारिश पर छापना की सिफारिश पर इसकी स्थापना होती है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। पूछूं आपसे किसकी रिकमेंडेशन है, सो रंगनाथ आयोग जो है इनकी सिफारिश है, और यही दोस्तों बाद में इसके पहले अध्यक्ष बन जाएंगे, ठीक है। पूछूं इसकी स्थापना 1993 के अधिनियम से, ठीक है। 1993 के लिखना आपके मानवाधिकार जो अधिनियम है, आपके जो मानवाधिकार जो अधिनियम है, ह्यूमन राइट जो एक्ट है आपके, उससे इसकी स्थापना होती है। तो पूछे आपसे कैसा आयोग आपके, क्योंकि दोस्तों इसकी स्थापना अधिनियम से हो रही है। लिखिए वैधानिक आयोग है। जहां भी रसगुल्ला आपको ये वर्ड मिल जाए, एक्ट या फिर अधिनियम, ठीक है, जहां भी दोस्तों आपको 2 वर्ड मिल जाएं, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वो लीगल बॉडी है, वैधानिक आयोग है, ठीक है। परीक्षा वाला खूब पूछता है कौन सा आयोग वैधानिक है, पूछ लेता है आपसे। तो NHRC एक वैधानिक आयोग है, इसका उल्लेख संविधान में कहीं पर भी नहीं है। सो इसका जो उल्लेख है आपके उस एक्ट से आया है, पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया है। पूछे कब का एक्ट, आपके 1993 का एक्ट हो गया। आपके ह्यूमन राइट अधिनियम में लीगल बॉडी हो चुकी है, ये भी आपको छापना है। अधिनियम कब का है, 1993 का। पूछूं इसका गठन कब हुआ, फॉर्मेशन देना, फॉर्मेशन कब हुआ आपके 12 अक्टूबर 1993 को इसका फॉर्मेशन हुआ, ये भी आपको छापना है। डेट लिखिएगा, एग्जाम में पूछा गया सवाल आपके 12 अक्टूबर 1993 का NHRC जो है इसकी स्थापना होती है। पहला पॉइंट तो आपके सामने ये हो गया, ठीक है। अब पूछो दोस्तों आपसे, लिखिए पूछे आपसे, यहां तक लिख लिया होगा आपने कि भाई स्थापना आयोग कौन सा है, एक्ट कौन सा है, कब इसका गठन होता है। 3 सवाल आपके सामने मैंने लिख दिए, ठीक है। अब देखिए पूछो इसमें जो मेंबर होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं आपके, अध्यक्ष और मेंबर जो है लेना आपके, उनका अपॉइंटमेंट। लिखिए इसके जो मेंबर हैं और जो इसके अध्यक्ष हैं, पूछूं आपसे, लिखिए इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, लिखना। सो राष्ट्रपति साहब कौन करते हैं, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट करते हैं। पहला पॉइंट तो ये हो गया, अपॉइंटमेंट कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। लेकिन दोस्तों ये जो है वो एक समिति जो है इसकी सिफारिश पर, समिति जो है इसकी सिफारिश पर करेगा,
इसकी सिफारिश पर करेगा। और लिखिए दोस्तों, पूछूं आपसे, वो सिफारिश जो है वो सिफारिश जो है उस समिति के अंदर कितने मेंबर होंगे? 6 मेंबर होने वाले हैं। खुद पीएम साहब होंगे जो कि इसके अध्यक्ष होंगे। यहां दोस्तों हम लिख लीजिए, ब्रैकेट में लिख लीजिए, जिस समिति में पीएम शामिल होंगे वो उस समिति के अध्यक्ष भी होंगे ना, वो उस समिति के अध्यक्ष भी होंगे। एक बार में लिख लो ना, क्या बार में लिखना आपका ना, जिस समिति के अंदर पीएम होंगे ना दोस्तों, जिस कमेटी के अंदर पीएम होंगे वो अपने आप उसके अध्यक्ष होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों अंत में सर्वे सर्वा यही तो आदमी है, यही दोस्तों सारे काम करने वाला है। और जिस कमेटी में ये होगा वो उसका अध्यक्ष अपने आप हो जाएगा। ये आपको अंडरस्टूड बात है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो पीएम अध्यक्ष आपके होंगे, इसमें लोकसभा से स्पीकर साहब होंगे, और दोस्तों लोकसभा से जो विपक्ष के नेता हैं वो शामिल होंगे इसमें, लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो शामिल होंगे, और तो लोकसभा के अंदर जो अपोजिशन लीडर हैं वो इसमें शामिल होंगे। लिखिए, राज्यसभा से सभापति जो हैं वो शामिल होंगे इसमें, और दोस्तों आपके राज्यसभा में जो विपक्ष के नेता हैं वो शामिल होंगे। अभी लिखना मत आप ना, राज्यसभा के सभापति जो हैं वो शामिल होंगे इसमें, और जो विपक्ष का नेता है वो शामिल होगा इसमें। और लिखिए दोस्तों आपके, और जो गृह मंत्री हैं वो शामिल होंगे इसके अंदर, ये आपको छापना है, ठीक है। और जो गृह मंत्री, जो होम मिनिस्टर है वो शामिल होंगे। 6 जो मेंबर हैं उसकी कमेटी होने वाली है। आपको कहीं भी इसमें कोई चीज गलत लगी है क्या? कोई बताना मुझे, आप में से कोई भी आपको तो कहीं भी इसके अंदर जो कमेटी है उसमें कोई भी बात आपको गलत लगी हो तो बताना मुझे। आप इस कमेटी के अंदर कोई भी बात अगर आपको लगता हो कि भाई ये गलत बात लिखी है आपने, वो मुझे सूचित करेगा, ठीक है। देखते हैं कौन बताएगा। ये मैंने 6 मेंबर लिखे, देखिए फर्स्ट मेंबर हो गए, सेकंड मेंबर ये हो गए, थर्ड मेंबर ये हो गए, फोर्थ मेंबर ये हो गए, फिफ्थ ये हो गए, और 6 ये हो गए ना। 6 मेंबर आपके सामने। आपको कहीं भी इस कमेटी के अंदर कोई भी गलत बात लगी हो तो वो आपको छापना है। करिए, बताइए कौन बताएगा। क्या बोतल है? जल फैलामी। हाँ, कुछ लोग समझ गए मेरी बात को। क्या बात है यार, क्या बात है, कुछ लोग समझ गए। अरे दोस्तों याद करो, मैंने आपसे कहा था राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो राज्यसभा के मेंबर होते ही नहीं हैं। तो इसमें कहाँ से आएंगे दोस्तों? वो मेंबर होते ही नहीं है। इस बात को अपनी खोपड़ी में सेट कर लो। मैंने आपको जब संयुक्त बैठक पढ़ाया था वहां लिखाया था मैंने बात, आपको यहाँ फिर बोल रहा हूँ, राज्यसभा के सभापति मेंबर ही नहीं होते, वो तो उपराष्ट्रपति होते हैं ना। तो वो तो आएंगे नहीं यहाँ पर अपॉइंटमेंट के लिए, इतना बड़ा पद है, वो यहाँ थोड़ी आएगा दोस्तों। लिखिए उपसभापति, यहाँ लिखना उपसभापति। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। लिखिए आपके जो आपके वाइस चेयरमैन होंगे वो शामिल होंगे ना। तो ध्यान रखना, पीएम, लोकसभा स्पीकर विपक्ष का नेता, राज्यसभा विपक्ष का नेता, राज्यसभा का उपसभापति, ठीक है, और गृह मंत्री, ये सारे आपके लोग शामिल होंगे। फिर दोस्तों इतनी महत्वपूर्ण संस्था देख रहे हो आप, ये 6 लोग मिलकर कहेंगे राष्ट्रपति साहब को कि भाई इन्हें अपॉइंटमेंट दीजिए। इतनी महत्वपूर्ण संस्था है क्या, अभी आपको पता लग जाएगा, ठीक है। ये आपके सामने कमेटी हो गई, ठीक है। अब लिखिए, लिखना एनएचआरसी के पास में दीवानी शक्ति होती है। दीवानी शक्ति, दीवाना बना दे ऐसी नहीं दोस्तों आपके। हाँ, सिविल पावर मतलब किसी को समन भेज दिया, किसी को बुलावा भेज दिया, यही पावर है। समन भेज दिया। कभी दोस्तों देखना आप, एनएचआरसी ने सलमान खान को समन भेजा है कि वो आइए और बताइए फुटपाथ पर क्या हुआ था। सलमान खान ने जवाब ही नहीं दिया।
सलमान खान तो 5 साल जवाब ही नहीं दिया। सोचिए आप, इतनी महत्वपूर्ण संस्था का दोस्तों समन आता है आपके, वो बुलावा भेजती है कि सलमान खान बताएंगे हमें, तो सलमान खान दोस्तों उसको चिंता ही नहीं है क्या कि इतनी बड़ी संस्था? क्योंकि दोस्तों उसको पता है कि इसके पास में पनिशमेंट देने की शक्ति है ही नहीं। लिख लो तो आपके, इसके पास में ना, इसके पास में दंड या फिर सजा या फिर पनिशमेंट जो है, पनिशमेंट शक्ति जो है वो इसके पास में नहीं है। यही दोस्तों, यही सबसे बड़ी कमी इसकी होने वाली है कि इसके पास में दंड देने की शक्ति, सजा, पनिशमेंट शक्ति नहीं है। और दोस्तों इसीलिए ना, और दोस्तों इसीलिए इसको HL दत्तू लिखना, HL दत्तू साहब ने आपके, सो भारत के ये मुख्य न्यायाधीश है ना, भारत के ये पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं आपके। इन्होंने कहा है कि यह जो है NHRC जो है वो दंतहीन बाघ है, जिसके दांत तो, शेर तो है ये, बाघ तो है, टाइगर तो है ये, लेकिन दांत नहीं है इसके। क्या करोगे दोस्तों? संस्था बना दी। सोचिए, मानव अधिकार का उल्लंघन होगा तो ये संस्था काम करने वाली है, पूरे इंडिया लेवल पे काम करेगी आपकी। इतनी बड़ी संस्था, इतने लोग हैं इसके अंदर, अपॉइंटमेंट, इतना खतरनाक अपॉइंटमेंट है इसका, लेकिन क्या हुआ? पनिशमेंट तो दे ही नहीं पाएगी ये, केवल सिविल है, मानो न मानो आपकी मर्जी है, उसके ऊपर छोड़ रखा है दोस्तों आपके। तो इन्होंने खुद ने कहा है, ये इसके अध्यक्ष रह चुके हैं। HL दत्तू साहब जो है वो NHRC के अध्यक्ष रह चुके हैं, इससे पहले यही अध्यक्ष थे इसके। इन्होंने कहा है कि ये दंतहीन बाघ है। एग्जाम में कभी कभी पूछा था आपसे कि दंतहीन बाघ कौन सी संस्था है? NHRC होगी, ये भी आपको छापना। लिखिएगा इसका ध्येय वाक्य, लिखिए इसका ध्येय वाक्य लिखना, सर्वे भवन्तु सुखिने, सर्वे भवन्तु सुखिने, सर्वे भवन्तु सुखिने, ये इसका ध्येय वाक्य। कभी कभी पूछ लेते हैं आपसे कि ध्येय वाक्य क्या छापना, मोटो क्या है इसका? सर्वे भवन्तु सुखिने, ये इसका ध्येय वाक्य, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैंने कहा आपसे कि इसका अपॉइंटमेंट जो है वो कौन आपके? राष्ट्रपति करने वाला है। सो पूछो आपसे, इसको हटाए कौन? आपके राष्ट्रपति साहब ही हटाने वाले हैं, ठीक है भाई। अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति, हटाने की पावर राष्ट्रपति, ठीक है। लिख लीजिए, पूछे आपसे, ये भी किसके पास होगी? राष्ट्रपति के पास होने वाली, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन दोस्तों यहां दोस्तों एक सवाल पूछता है, देखो सेंटर में हो गया NHRC, सो स्टेट में हो गया SHRC। लिखिए, स्टेट में हो गया आपके स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। यहां नोट करना और लिखना जहर प्रश्न, लिखना आपके फूल पत्ती लगा दो, समझ जाओगे आप लोग। लिखिएगा जहर सवाल आपके सामने, ठीक है। स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन SHRC। लिखिए स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन HSRC। एक पूछा, सर आप सरकारी नौकरी लग क्यों नहीं जाते? फिर तुम्हें कौन पढ़ाएगा? रसगुल्ला है जम्मन लाल, तुम्हें कौन पढ़ाएगा बताओ अगर मैं लग गया तो? ठीक है, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन SHRC, ठीक है। अब देखिए, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन SHRC, इसको बोलते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग, ठीक है। मैंने आपसे सवाल कहा कि यह महत्वपूर्ण सवाल है, पूछे आपसे इसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? भाई स्टेट वाला है तो राज्यपाल करेगा। इसका अपॉइंटमेंट कौन? आपके राज्यपाल आपके। लेकिन दोस्तों पूछूं आपसे, इसका रिमूवल, इसको हटाने की पावर पूछूं आपसे अपना, वो होगी किसके पास में? राष्ट्रपति के पास में। लिख लो भाई साहब, अरे महत्वपूर्ण सवाल लिखा रहा हूं आपको, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सवाल है। स्टेट वाले का अपॉइंटमेंट राज्यपाल करेगा, लेकिन दोस्तों इसको हटाने की जो पावर है वो राष्ट्रपति के पास में होने वाली है। ये भी आपको छापना है। ऊपर दिखाना, और ऊपर ऊपर और ऊपर और ऊपर, पीछे कर, बैक ले एक बार। इसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, सॉरी राज्यपाल करेगा, लेकिन हटाने की पावर किसके पास होने वाली है? ये राष्ट्रपति के पास में होने वाली है। ये आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण सवाल है ना, कि अपॉइंटमेंट राज्यपाल करेगा लेकिन हटाने की पावर किसके पास में होगी? ये तो आपके राष्ट्रपति के पास में होने वाली है। ये आपको छाप लेना है, ठीक है। चलिए लिख लिया। अब लिखना करंट अफेयर्स, इसी में है ना। लिखिए
2019 में दोस्तों आपके अमेंडमेंट हुआ है, 2019 में अमेंडमेंट हुआ है। दो चीजें चेंज हुई हैं, परीक्षा वाला खूब पूछ सकता है आपसे। अभी दोस्तों हाल ही में दो चीजें चेंज हुई हैं। एक तो इनका अध्यक्ष कौन होगा, और एक इनका कार्यकाल क्या होगा। ये दो चीजें अभी हाल ही में चेंज हुई हैं, दो चीजें अमेंडमेंट हुई है, संशोधन हुआ आपके हाल ही में। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि नवीनतम करंट अफेयर्स है ना। दो चीजें अभी हाल ही में चेंज हुई है। एक तो अध्यक्ष, लिखिए पहले क्या था और वर्तमान में क्या है। देखो मैं पूछूं आपसे कौन इसका अध्यक्ष बनेगा, तो लिखिए पहले था आपके जो सर्वोच्च न्यायालय, जो सुप्रीम कोर्ट का पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो है वही दोस्तों इसका अध्यक्ष बनने वाला है। सुप्रीम कोर्ट का पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो है वही इसका अध्यक्ष बनने वाला है। सुन लो मेरे को, पहले पूछो सुप्रीम कोर्ट का पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो है वही इसका अध्यक्ष बनने वाला है। लेकिन दोस्तों अब लिखना, अब वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट का पूर्व मुख्य न्यायाधीश हो, सुप्रीम कोर्ट का लिखना, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हो या न्यायाधीश हो, न्यायाधीश हो तो भी चल जाएगा ना। पहले केवल मुख्य न्यायाधीश चाहिए, वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हो तो अच्छी बात है, नहीं तो दोस्तों न्यायाधीश भी हो तो भी चल जाएगा। ये आपको छापना है, ये चेंज हो चुका है, ठीक है। लिखिए कार्यकाल, लिखना तो पहले पूछूं आपसे, पहले कार्यकाल 5 वर्ष, पहले कार्यकाल चलना, तो पूछूं आपसे पहले कार्यकाल लिखना आपके पहले 5 वर्ष और 70 साल लिखना। अब वर्तमान में पूछूं आपसे आपके वर्तमान में 3 वर्ष और 70 साल, ये आपको छापना है, ठीक है। लिखिए पूछे आपसे पहले कार्यकाल, दोनों चेंज हुई हैं अभी हाल ही में, दोनों बातें आपको छाप लेनी है। लिखिए फटाक से, पहले कार्यकाल कितना था आपके और वर्तमान में कितना, दोनों आपके सामने लिख दिया मैंने ना। मैं आपको स्कोर बताता हूं कितना स्कोर हो गया है, आप छापिए फटाक से। छापो फटाक से। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो। 150 रन हो गया भाई साहब, 3 विकेट गिर गया ना, 150 रन 3 विकेट पे। तो अध्यक्ष कौन होगा ये चेंज हुआ है, कार्यकाल क्या होगा ये चेंज हुआ है। पहले कार्यकाल 5 वर्ष 70 वर्ष था आपके, अब कार्यकाल 3 वर्ष, मतलब कार्यकाल कम हो गया। लिख लो कार्यकाल जो है कम हो गया है, कार्यकाल क्या हो गया, कम हो गया, ये भी आपको छापना है, ठीक है। लिख लिया। चलो भाई, अरे प्रेसिडेंट वाला पेज दिखाएंगे ना, लिख लो कार्यकाल फटाक से। अब लिखिए नोट, एनएचआरसी के पहले अध्यक्ष, एनएचआरसी के पहले अध्यक्ष कौन थे। लिखिए पहले अध्यक्ष थे रंगनाथ मिश्र जो है वो पहले अध्यक्ष थे इसके, जिन्होंने रिकमेंड किया था ना उन्हीं को अध्यक्ष बना दिया, ठीक है। लिखिए वर्तमान अध्यक्ष, पूछो आपसे पहले अध्यक्ष कौन थे आपके, रंगनाथ मिश्र जो हैं वो पहले अध्यक्ष थे, ये भी आपको छापना, ठीक है। पूछे आपसे वर्तमान, पूछो आपसे
पहले अध्यक्ष रंगनाथ मिश्र हो गए इसके। पूछे आपसे वर्तमान अध्यक्ष कौन छापना है, वो अरुण कुमार मिश्र लेना। आपके अरुण कुमार मिश्र जो है, आपके अरुण कुमार जी जो है वो वर्तमान अध्यक्ष है, ये भी आपको छापना है। NHRC के बारे में ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एक तो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का रिमूवल कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ये बात आपको खोपड़ी में सेट करनी है। SHRC का रिमूवल जो है वो राष्ट्रपति करता है, ठीक है। पूछूं आपसे कि NHRC का पहला अध्यक्ष रंगनाथ मिश्र है, वर्तमान में कौन आपके अरुण कुमार है, ये आपको छाप लेना है, ठीक है। NHRC का अध्यक्ष PM होता है। अरे डोपालाल, जो कमेटी चुनती है उसका अध्यक्ष PM होता है। क्या करता है तू यार, नीचे दिखा, नीचे अब तो हट गया कमेंट। NHRC में जो अध्यक्ष हैं, जो कमेटी चुनेगी उसको, उसका अध्यक्ष PM होता है, उस कमेटी का अध्यक्ष PM है ना, ठीक है। एक बोल रहा है सर मैच आ रहा है, मैच देखने दो, पढ़ते तो रोज ही है। वाह बेटा वाह, रोज पढ़ता है तू, रोज मैच आ रहे हैं, रोज मैच देख ले। घर वालों को भी बोल दे कि मैं मैच देख रहा हूँ, पैसे वैसे मत भेजना मुझे। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए ना, यकीन मानना, सीधी सी बात बोल रहा हूँ आपसे, 6 महीने खुद को 6 महीने खुद को कमरे में बंद कर लो, इस सांसारिक मोह माया को छोड़ दो, मोह माया को छोड़ दो 6 महीने केवल, और बस सब कुछ अपनी किताबों से मोहब्बत कर लो। यही एकमात्र ऐसी मोहब्बत जो आपको आबाद कर सकती है, बाकी तो बर्बाद ही करेगी बेटा। यही एकमात्र ऐसी मोहब्बत है जो आपको आबाद कर पाएगी, बाकी तो बर्बाद ही होना है। किसी की यादों में आपको बर्बाद ही होना है। एक यही ऐसी मोहब्बत है जिसको आप याद करके आबाद हो जाओगे, यही मोहब्बत है वो। देख लीजिए, आपका निर्णय होगा, या तो 12 घंटे मजदूरी कर लेना भविष्य में, या अभी 12 घंटे पढ़ लीजिए। कुछ होगा, मैथ का स्कोर आपको पता लग जाएगा, अभी 2-3 घंटे आराम से पढ़ लीजिए। भविष्य में पछतावा नहीं होगा आपको अगर आज पढ़ लोगे। अगर युद्ध में खून कम बहाना है तो युद्ध से पहले पसीना भी खूब बहाना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे लिखिएगा। लिखिए नेक्स्ट, ये हो गया हमारा NHRC और स्टेट वाला, ठीक है। लिखिए CBC, लिखना केंद्रीय जो भी कमेंट करे ना कि मैच देखने तो घर जाना है, उनके सबके नंबर निकालना, इन्हें घर पे फोन करना है ना, और घर वालों को बोलना कि आपका लाडला जो है, आपका लाडला बोल रहा है कि उसे मैच देखना है, उसको पैसे मत भेजना, ठीक है बेटा। देखना सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, RPSC ने आपके जो हमारे यहाँ RS का एग्जाम होता है उसके अंदर 18 में एक ही पेपर में 2 सवाल यहाँ से पूछ लिए। RPSC ने हमारे यहाँ जो RS का एग्जाम है, सर्वोच्च जो एग्जाम राजस्थान का है, उसके अंदर जो RPSC ने एक ही पेपर के अंदर 2 सवाल इसी आयोग से पूछ लिए। इसका एक सवाल तो बहुत ही कॉमन है कि इसकी स्थापना किस समिति की सिफारिश पर होती है, ये सवाल बड़ा कॉमन है। लिखिएगा, पहला पॉइंट लिखिएगा, लिखिए स्थापना, लिखिए संथानम, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल लिखिए, संथानम समिति की सिफारिश पर लिखना, संथानम समिति की सिफारिश पर जो है, संथानम समिति की सिफारिश पर ये बात है 1964 की, ये भी आपको छापना है। पूछूं आपसे, इसकी स्थापना बड़ी महत्वपूर्ण संस्था है आपके, लिखिए संथानम समिति, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण नाम है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पूछे आपसे CBC जो है, सेंट्रल विजिलेंस जो कमीशन है, इसकी जो स्थापना होती है, कौन सी कमेटी छापना, संथानम कमेटी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपसे पूछे कि देखो, जब इसकी स्थापना हुई, जब ये वैधानिक आयोग नहीं था,
लेकिन दोस्तों बाद में इसका जो महत्व बढ़ा, उसके बाद में इसको वैधानिक आयोग बना दिया गया। लिखिए, पूछूं आपसे कि यह वैधानिक आयोग कब बना? छात्रों, वैधानिक आयोग कब बना? लिखिए, 2003 के अधिनियम से। लिखना, 2003 के अधिनियम से जो है ये एक वैधानिक आयोग बनता है। पूछूं आपसे, वैधानिक आयोग कब बना? आपके 2003 के अधिनियम से लीगल बॉडी बना। ये भी आपको छाप लेना है, ठीक है। तो पहला पॉइंट हो गया स्थापना। कमेटी कौन सी है? वैधानिक आयोग कब बना? एक्ट का नाम आपके सामने लिखिए। लिखिए, संरचना पूछूं आपसे, लिखना 1+2। मतलब आपके एक तो होगा अध्यक्ष होगा इसका, और दो होंगे इसमें मेंबर, ठीक है। एक तो अध्यक्ष होगा, अध्यक्ष को बोलते हैं केंद्रीय सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, आयुक्त, और दो हो गए आपके केवल विजिलेंस कमिश्नर। बात पल्ले पड़ गई आपको। 1+2 संरचना इसकी होने वाली है। एक तो होगा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, बाकी दो होंगे आपके विजिलेंस कमिश्नर, ठीक है। ये इसकी संरचना होने वाली है। अब आपसे पूछे कि भाई इनका जो अपॉइंटमेंट होगा, सवाल पूछे कि इनका जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करेगा? लिखना, सो पूछूं आपसे, इनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? लिखिए, राष्ट्रपति करेगा। लेकिन भाई साहब, राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकता भारत के अंदर, तो लिखना, राष्ट्रपति जो है इसके लिए सिफारिश के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी, और उस कमेटी में 3 मेंबर होने वाले हैं। परीक्षा में हमारे यहाँ पर पूछा गया सवाल है कि सीबीसी जो है उसकी स्थापना के लिए, सीबीसी जो है उसकी अपॉइंटमेंट के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश देने वाली समिति में निम्न में से कौन मेंबर नहीं है? सवाल देखिए, लिखना ऑप्शन नंबर 1 आपके पीएम साहब। मैंने आपसे कहा जहां ये होंगे अपने आप इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। लिखिए, लोकसभा विपक्ष का नेता, लोकसभा विपक्ष का नेता। थर्ड लिखना, गृह मंत्री। थर्ड लिखना, गृह मंत्री। तो तीनों पॉइंट छाप लेना कि पूछे आपसे कि जो सीबीसी जो है हमारा, सेंट्रल जो विजिलेंस कमीशन है, जो कमिश्नर है हमारे, उनके अपॉइंटमेंट के लिए पूछूं आपसे, कमेटी बनती है जो राष्ट्रपति को सिफारिश देने वाली है, उसमें 3 मेंबर होने वाले। आप पूछोगे कौन कौन आपके, तो उसमें पीएम साहब होंगे। जहां पीएम होंगे वो उसके अध्यक्ष अपने आप हो जाएंगे। उसके अलावा जो लोकसभा के अंदर विपक्ष के नेता हैं वो होंगे उसमें। और थर्ड लिखिएगा आपके गृह मंत्री होने वाले। थर्ड मतलब दोस्तों आपके जो होम मिनिस्टर है वो होने वाले। ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। देखिए फटाक से 3 बातें। एनएचआरसी में मेंबर फिक्स नहीं है ना। माना कि प्यार में बहुत ताकत होती है, लेकिन सरकारी नौकरी से थोड़ी कम होती है। वाह क्या बात है ना। लिखा भैया, बाबू लिख लिया, बाबू ने खाना खाया। हेलो, बाबू ने खाना खाया? नहीं खाया? बाबू तेरे बिना तो नींद नहीं आती मुझे। बेटा नींद तो नहीं आती तुझे। ध्यान रखना, जिस दिन पड़ोसी का सिलेक्शन होगा तेरा नहीं होगा ना, 5 दिन बेटा नींद नहीं आएंगे। ध्यान रखियो इस बात को। बाबू ने खाना खाया, बाबू भी खाना नहीं खिला पाएगी तब तेरे को, है ना। तो अपॉइंटमेंट कौन करता है वो मैंने आपको लिखा दिया, ठीक है। समिति में 3 मेंबर होंगे, पीएम होगा, लोकसभा विपक्ष का नेता होगा। अगर दोस्तों लोकसभा विपक्ष का नेता नहीं है, एक बच्चा पूछा नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है, तो जो सेकंड सबसे बड़ी पार्टी होगी वही होगी विपक्ष, है ना। नहीं है तो सेकंड सबसे बड़ी जो पार्टी है वही विपक्ष होने वाली है, ठीक है। आगे लिखिए। लिखिए, भारत के पहले केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, भारत के पहले सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। भारत के पूछूं आपसे, तो भारत के पहले पूछे आपसे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कौन है? एन श्रीनिवासन। एन श्रीनिवासन जो है वो भारत के पहले सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है। और करंट अफेयर्स के लिए महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने है, वर्तमान में कौन? देखिए अभी दोस्तों हाल ही में
अभी दोस्तों 6 महीने पहले जो है बनाए गए हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। देखिए प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो है अभी हाल ही में बने प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, छापिए। वर्तमान में कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। लिखिए कार्यकाल, लिखना 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। बेटा अभी तो आपको सब कुछ आसान लग रहा है, लेकिन जब पढ़ोगे ना कि उसका कार्यकाल कितना है, उसका कितना है, NHRC 3 वर्ष 70 साल, जो आपके UPSC है 665, इलेक्शन कमिश्नर 665, यहाँ 465, बेटा पसीना छूट जाएगा, सब खाना भूल जाओगे बाबू का, है ना। हाँ, पहला कौन है? आपके सामने नाम लिखा हुआ है। वर्तमान में कौन है? वो भी लिखा हुआ है आपके। कार्यकाल पूछूं आपसे, कार्यकाल आपके 4 वर्ष या फिर 65 वर्ष जो है वो कार्यकाल होने वाला है। लिख लीजिए कार्य क्या होगा, फंक्शन लिखना आपके भ्रष्टाचार जो है इसको रोकना, लिखना सिविल सेवकों में करप्शन जो है इसको रोकना, भ्रष्टाचार को रोकना। विजिलेंस, नाम से स्पष्ट है विजिलेंस करना, विजिलेंस का मतलब निगरानी रखना, विजिलेंस करना ना। ये आपको 3-4 बातें छाप लेनी है। ये हम आपके सामने हो गया CBC के बारे में सारी बातें कि इसकी स्थापना समिति कौन सी है। हमारे यहाँ पर यही सवाल पूछा था आपके, समिति कौन सी है, और पूछा हमारे यहाँ पर कि वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। ये 2 सवाल हमारे यहाँ पर पूछे गए थे, ठीक है। आगे लिखिएगा, नेक्स्ट आपके सामने लिख लिया, पहले कौन, वर्तमान में कौन, कार्यकाल कितना है, कार्य कितना है, ये चारों बातें आपके सामने, ठीक है। अब लिखिए केंद्रीय सूचना आयोग, लिखना केंद्रीय सूचना आयोग, लिखना सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन CIC, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन CIC। आपको याद होगा सन 2005, लिखना आपको याद होगा 2005 का सूचना का अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार RTI एक्ट, इसको हम बोलते हैं क्या, RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। कब का आया था? 2005 के अंदर आया। मतलब कि जो भारत के जो नागरिक हैं उन्हें किसी भी बात के बारे में इंफॉर्मेशन लेने का अधिकार है, और उसके लिए अधिनियम है सो, और वो इंफॉर्मेशन देने के लिए एक आयोग बनेगा, उसका नाम होगा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ये भी आपको छापना है, ठीक है। तो अधिनियम हो गया 5 का। पूछूं आपसे, इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 2005 को होती है, ठीक है। पूछे आपसे इसका फॉर्मेशन कब हुआ, आपके 12 अक्टूबर को होता है। और दोस्तों इसी दिन आपके हम जो है वो RTI डे बनाते हैं, ये भी आप जानते हो, ठीक है। इस दिन जो हमें वो RTI डे बनाते हैं, ये भी आप जानते हो। तो अधिनियम कौन सा है पूछूं आपसे, कैसा होगा, आपके वैधानिक आयोग हो गया। अधिनियम 5 का अधिनियम है। स्थापना कब होती है? 12 अक्टूबर 2005 को इसकी स्थापना होती है। पूछोगे आप कि सर इसमें लिखना 1+10, लिखना इसकी संरचना कैसी होती है, आपके 1+10 होती है। एक तो मुख्य सूचना आयुक्त होता है, आपके चीफ इंफॉर्मेशन कमीशनर होता है आपके, बाकी 10 अन्य होते हैं। 1+10 संरचना हो गई। पूछूं इसका अपॉइंटमेंट, देखो मैं जहां कह रहा हूं ना आपसे वहां आपको जरूर स्टार लगाना है। देखो इस क्लास में पढ़ने वालों की संख्या 3 लाख है। मेरी बात सुनना आप, इस क्लास में 3 लाख लोग जो हैं, स्टूडेंट जो हैं, इतने इस क्लास के अंदर है। मान लेते हैं कि 2.5 लाख लोग ऐसे हैं जो क्लास को लेते भी होंगे। मान लो 2.5 लाख, 50,000 क्लास लेते नहीं होंगे। मान लो उन्होंने ऐसे ही बस दान दिया है मुझे, ऐसा कर लो। 2.5 लाख स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्लास लेते भी होंगे। लेकिन दोस्तों क्या 2.5 लाख का सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा। मान लो सिलेक्शन हुआ केवल 10,000 का, मान लो इतने का हुआ, तो बाकी लोग रेस में से कहाँ बाहर हो गए? भाई मैंने तो उतना ही पढ़ाया सबको, परीक्षा में वही पूछा गया आपसे। जीके यहाँ से इस बैच से बाहर नहीं जाएगी, सिलेक्शन करवा देगी आपका, इतनी मेरी गारंटी है, ठीक है। अब मैंने बोला कि इतने लोग कहाँ बाहर हो गए, 2,40,000 लोग कहाँ बाहर हो गए? वो यहाँ बाहर हो गए कि वो पहले ही मानकर चल रहे कि उनको बहुत कुछ आता है,
उनका दिमाग पहले ही भरा हुआ है। मैं बोल रहा हूं कि यहाँ स्टार लगाना, पर वो सोच रहे छुट्टी कब करेगा। ये क्या कर लोगे छुट्टी करवा के? नहीं। जहां मैं बोल रहा हूं स्टार लगवाना, एक बच्चे की तरह आपको सीखना है। जब भी कभी भी ज्ञान लेने बैठो ना, तो अपना पहले वाला ज्ञान साइड में रख दो, एक बार अपना फिर दिमाग को खाली कर लो और फिर आपको ज्ञान लेना है। एक सीख दे रहा हूं आपको। बाकी देखो, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपकी मर्जी, आप जो चाहो वो कर सकते हो। आपका पैसा, आपका समय, आपकी मर्जी है ना। मेरा धर्म है पढ़ाना आपको, मैं वो काम कर रहा हूं। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, यहाँ आपको स्टार लगाना है। क्यों लगाना है स्टार? क्योंकि दोस्तों लिखिएगा, इसकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और दोस्तों इस राष्ट्रपति के पास में सिफारिश के लिए क्या होती है? एक समिति होती है। अभी दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया किसके बारे में? सीबीसी के बारे में लिखाया था, याद करो आपके। वहां दोस्तों मैंने कमेटी लिखाई था आपको, उसमें पीएम साहब लिखाए थे। मैंने पीएम साहब लिखाए थे। पीएम होता है लोकसभा विपक्ष का नेता होता है, गृह मंत्री होते हैं। यहां भी दो कॉमन है, यहां भी दो कॉमन है ना। पीएम होता है लोकसभा विपक्ष का नेता होता है। यहां दोस्तों बस गृह मंत्री के स्थान पर कौन होता है? कैबिनेट मंत्री होता है, कोई भी। लिख लीजिए, सिफारिश के लिए समिति होती है, इसमें पीएम होते हैं, इसमें लोकसभा के विपक्ष का नेता होता है, और दोस्तों इसमें आपके कोई भी कैबिनेट मंत्री हो सकता है। सुनना मेरी बात को, परीक्षा वाला अगर आपसे पूछ ले कि कौन नहीं होगा, क्या अंतर है दोनों में? पीएम है, एक बोल रहा है सर आपकी तबीयत खराब लग रही है, जिफी 200 mg की 6 टैबलेट, सुमो कोल्ड की 6 टैबलेट और LOCD की 6 टैबलेट सुबह शाम ले लेना, और साथ में 3 टैबलेट मोनेटायर LC की ले लेना, 1 टैबलेट रात को ले लेना, बस ये ठीक हो जाएगा। अरे मेरा बाप, थम जा रे थम जा, इतनी टैबलेट ले लेना, गजब आदमी, मेरे थप्पड़ खा लेना तू, ठीक हो जाएगा। ठीक है। समिति कौन है आपके छापना? 3 मेंबर है, पीएम है, लोकसभा विपक्ष का नेता हो गया है, और कैबिनेट मंत्री हो गया। 3 इसमें मेंबर हैं। समिति में ध्यान रखना, यहां पर गृह मंत्री नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं, यहां पर गृह मंत्री नहीं है दोस्तों, यहां पर केवल कैबिनेट मिनिस्टर है, यहां पर केवल कैबिनेट मिनिस्टर है। ये आपको ध्यान रखना है, मैंने 2 बार बोल दिया है, आपको इसका नोट कर लेना है। ठीक है। अब देखिए, पूछो आपसे भारत के पहले कौन? आपके सो भारत के पहले कौन? अरे आपको मिलेंगे भी नहीं है, कहीं भी आपको अपडेट नहीं मिलेगा मामला। कोई बुक 5 साल पहले की है, लिखा ही नहीं है, अपडेट नहीं है। मैं आपको अपडेट लिखा रहा हूं, एकदम अपडेट, एकदम सारे निचोड़ एक साथ में। लिखिए, भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त, भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त कौन आपके? वो थे बजाहत हबीबुल्ला। कौन थे? बजाहत हबीबुल्ला। छापना सो, बजाहत नाम लिखिए आपके, बजाहत हबीबुल्ला जो है आपके, हबीबुल्ला, ये भारत के पहले CIC है ना, CIC थे। छापना, पूछो आपसे वर्तमान कौन है? यशवर्धन सिन्हा। लिखिएगा, वर्तमान कौन है आपके? यशवर्धन जो सिन्हा है ये वर्तमान है, ये भी आपको छापना है। पूछूं आपसे पहले कौन थे आपके? पहले थे आपके बजाहत हबीबुल्ला। वर्तमान में कौन आपके? वर्तमान में यशवर्धन सिन्हा, ये भी आपको छाप लेना है। ये हो गया हमारा सूचना आयोग के बारे में। अब लिखिए आगे, एक लिख लीजिए CBI के बारे में, 2-4 लाइन लिख ले। CBI 2-4 लाइन लिख लीजिए इसके बारे में। लिखिए, केंद्रीय, आज भाई क्लास थोड़ी लंबी चलने वाली है ना, 15-20 मिनट और चलेगी। ठीक है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। कभी कभी बीच में क्या होता है, मोटिवेशन देना पड़ता है ना आपको, उसका केवल उद्देश्य इतना है कि मैं थोड़ी क्लास लंबी खींच लूँ ना, बाकी ज्ञान देना उद्देश्य नहीं है। ठीक है। लिखना, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, ये करने वाली है इन्वेस्टिगेशन। छापना, इन्वेस्टिगेशन।
आपने सुना होगा ना, ये केस भाई सीबीआई को दो, ये केस सीबीआई को दो। तो इन्वेस्टिगेशन करने का काम जो है वो किसका, आपके वो है सीबीआई का काम, ठीक है। कभी कभी सवाल इसमें दो सवाल पूछता है, एक तो इसको पावर कहाँ से मिलती है, सेकंड ये कौन से मंत्रालय के अधीन आता है। ये दो पावर खूब पूछता है आपके। पहला पॉइंट पूछूं आपसे कि इसको जो पावर मिलती है, शक्ति मिलती है, वो कहाँ से मिलती है ना, किस अधिनियम से इसको पावर मिलती है, लिखना आपके वो अधिनियम, आपके लिखना किस अधिनियम से पावर मिलती है। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 है। एग्जाम में पूछा गया सवाल आपके सामने, पूछूं आपसे कि इसको पावर किससे मिलती है। इसको पावर मिलती है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946, इससे पावर मिलती है। ये भी आपको छापना, ठीक है। पूछो इसकी स्थापना कब होती है, 1963 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। पूछे स्थापना 1963 में। पूछूं इसके पहले निदेशक कौन थे, डायरेक्टर कौन थे छापना, वो थे डीपी कोहली। कौन थे, डीपी कोहली साहब जो हैं वो इसके पहले डायरेक्टर थे। ये भी आपको छापना है। पहले निदेशक पूछे आपसे, डीपी कोहली थे। पूछो आपसे वर्तमान में कौन, लिखना वर्तमान में कौन है, आपके प्रवीण सूद है, प्रवीण सूद। भारत के वर्तमान सीवीसी कौन है आपके वो है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ठीक है। भारत के वर्तमान आपके सीबीआई के निदेशक कौन है आपके, वो है वर्तमान में प्रवीण सूद, ठीक है। अब दोस्तों सवाल पूछता है कि सीबीआई वर्तमान में कौन से मंत्रालय के अधीन है। महत्वपूर्ण सवाल लिखना, सीबीआई पूछो आपसे, चलो आप बताओ कि वर्तमान में ये किस मंत्रालय के अधीन है। देखते हैं क्या बताओगे, किस मंत्रालय के अधीन सीबीआई है। इसका आंसर आपको छापना है कि वर्तमान में किस मिनिस्ट्री के अधीन जो है वो सीबीआई आता है। ये आपको छापना है, ठीक है। बताओ, ये सवाल खूब पूछता है आपसे, ये करंट अफेयर्स आपके सामने है। और ये मंत्रालय वाला सवाल भी अच्छे एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन सा मिनिस्टर होने वाला है। देखते हैं कौन बताएगा कि सीबीआई जो है, पूछा यह सवाल आपसे, सीबीआई जो है वो किस मंत्रालय के अधीन है, ये आपको बताना है। गुरु आप आज्ञा दे तो 12 घंटे पढ़ लेंगे। अरे वाह वाह, क्या बात है। चिंता मत करो, एक दिन आज्ञा जरूर दूंगा आपको, ठीक है। एक दिन आज्ञा जरूर मिलेगी आपको। होम मिनिस्ट्री के अधीन है, वेरी गुड। बताओ, रिफ्रेश करो फटाक से, मतलब होम मिनिस्ट्री के अधीन है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तुम ऐसा करो, मैच ही देखो, है ना। तुम मैच देखो, ठीक रहेगा। वित्त मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय, ओ भाई साहब, बेटा यही तो बात है ना। डिफेंस मिनिस्ट्री, पीएमओ मिनिस्ट्री। मैं पूछ रहा हूं मिनिस्ट्री कौन सी, कह रहा पीएमओ। वाह बेटा वाह, मौज कर दी। देखो कितना आसान सवाल था ना, फिर भी हम भूल गए ना, क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिया। और सवाल पूछा आपसे, ये जो सीबीआई है वो किसके अधीन है। लिख लो कार्मिक मंत्रालय। तुम नाम भी नहीं जानते इसका, लिख लो, लिखना कार्मिक मंत्रालय। तुम्हें पता है क्या, जब तुम आईएएस बन जाओगे, या तुम जब आपके, हाँ एक बच्चे का, अभिषेक का ठीक आंसर ना, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल जो है कार्मिक मंत्रालय। तुम्हें पता है, नहीं पता मुझे नहीं पता, कि जब आप आईएएस बनोगे, या जब आप किसी स्टेट आपके, जो आपके मान लेते हैं आप राजस्थान के, आप आरपीएस बनते हो, आरएस बनते हो, तो आप कार्मिक मंत्रालय के अंदर जाने वाले हो। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल जो है उसके अंदर जाओगे आप। जो है आपका मंत्रालय क्या होगा, सिविल सर्विस जो है वो इसके अधीन है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अधीन। डीओपीटी लिखा आता है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग। कार्मिक आपके जो डिपार्टमेंट है, कार्मिक विभाग जो है उसके अधीन जाओगे आप रसगुल्ला। ये कार्मिक विभाग के अधीन है, कार्मिक मंत्रालय। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। सो पहले जब इसकी स्थापना हुई थी, जब एक गृह मंत्रालय के अधीन था, लेकिन उसको वर्तमान में ये छापना कौन सा मिनिस्टर आपके, जो आपके
पर्सनल जो मिनिस्ट्री है इसके अधीन है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, सीबीआई के बारे में ये कुछ बातें आपके सामने हो गई, ठीक है। लिखना इसका कार्यकाल, लिखिए कार्यकाल। देखिए पहले 2 साल था, पहले 2 वर्ष था, लेकिन दोस्तों अभी हाल ही में ये लाइन आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगी, गारंटी है मेरी। अभी दोस्तों हाल ही में जुलाई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई का जो हेड है, जो निदेशक है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष भी हो सकता है, कार्यकाल 5 वर्ष भी हो सकता है। लिख लो, अभी का डिसीजन है, 1.5 महीने पहले का ही मैंने आपको छब्बा दिया है, कहीं और नहीं मिलेगा आपको ये डिसीजन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई जो है, जो उसके निदेशक साहब है, उनका कार्यकाल जो है 5 वर्ष भी हो सकता है। तो अगर सवाल पूछे कितना हो सकता है, 5 साल हो सकता है, ठीक है। पूछे आपसे कितना हो सकता है, 5 साल हो सकता है। हाँ, एक बच्चा बोल रहा है, रेखा जी ठीक बोल रही है, बिल्कुल ठीक बात है। पहले 2 वर्ष था, लेकिन अब 5 साल हो सकता है। तो कार्यकाल 5 वर्ष हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नोट कर लेना, कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ऐसा डिसीजन अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लिखिए आगे, लिखिए, लिखना नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, लिखिए राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, और यहां लिख दीजिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक माइनॉरिटी कमीशन आयोग। लिखना नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन और नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन और नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी, ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, माइनॉरिटी कमीशन, ठीक है। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन और नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी, ये आपके सामने, ठीक है। लिखिए, पूछो इसकी स्थापना 1990 के अधिनियम से होती है। मतलब दोस्तों ये वैधानिक आयोग है। पुरुष के लिए बेटा कोई आयोग नहीं है, पुरुष के लिए कोई भी आयोग नहीं है रसगुल्ला, कोई भी आयोग नहीं है। महिलाओं के लिए आयोग है, महिलाओं के लिए दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस। महिलाओं के लिए तो अलग से मंत्रालय है, महिला बाल विकास मंत्रालय। हमारे लिए कुछ नहीं है, हमारे लिए तो एक दिवस है, पुरुष दिवस है। और पता है कब होता है? 19 नवंबर को। कब होता है? 19 नवंबर। जिस दिन दोस्तों शौचालय दिवस होता है ना, उसी दिन रसगुल्ला पुरुष दिवस होता है। मतलब दोस्तों पुरुष की तुलना किससे की है? डब्बे से की है ना। जिस दिन टॉयलेट डे होता है उसी दिन रसगुल्ला पुरुष दिवस होता है। हमारे पास में ना मंत्रालय है ना दोस्तों हमारे पास में कमीशन है। हम कहाँ जाएं अपनी बात लेकर? बताओ आप, हम कहाँ जाएं? जो तो प्रताड़ित है आपके वो पुरुष है, प्रताड़ित पुरुष है, पुरुष के पास में कुछ है ही नहीं। एक मजदूर दिवस है साला, लेबर डे, एक शौचालय दिवस हमारे पास में, बाकी है ही नहीं हमारे पास में कुछ में। बताओ कहाँ जाएंगे हम बेचारे। देखिए 1990 का अधिनियम है, वैधानिक आयोग है, ये आपको छापना, ठीक है। स्थापना कब होती है इसकी? 92 में इसकी स्थापना होती है। इसकी जो पहली अध्यक्ष थी आपके, पहली अध्यक्ष छापना वो कौन थी आपके? वो थी जयंती पटनायक। कौन थी? जयंती पटनायक। अभी दोस्तों हाल ही में इनका निधन हुआ है, ठीक है। लिखिए अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है। करंट अफेयर्स में पूछ लेगा आपसे, अभी हाल ही में निधन हुआ है, ठीक है। देखिए वर्तमान में कौन है आपके? वर्तमान में रेखा शर्मा है। 4 बातें लिख लीजिए। स्थापना कब होती है? अधिनियम कौन सा है? पहली अध्यक्ष कौन थी? वर्तमान में कौन है? यहां लिखना 1992 का अधिनियम है। 1992 अधिनियम है। 93 में इसकी स्थापना होती है। 93 में इसकी स्थापना होती है। 92 का अधिनियम हो गया। लिखिए वर्तमान हेड कौन है आपके? इकबाल सिंह लालपुरा। इकबाल
सिंह लालपुरा जो है वो इसके वर्तमान में हेड है। इकबाल सिंह लालपुरा इसके वर्तमान में हेड है। तो ये है वुमेन कमीशन और वो है माइनॉरिटी कमीशन, दोनों आपके सामने। लास्ट रह गया एक हमारा, वो है नीति आयोग। वो भी आप 5 मिनट लिख लीजिए, फिर आपकी छुट्टी बल्ले बल्ले, है ना। आई एम ए डिस्को डांसर, तू गधा में मास्टर, जिंदगी मेरा। लिखो फटाक से दोनों। तो झूमो तो नाओ, अरे झूमो नाचो गाओ रे, आई एम डिस्को डांसर। लिखो महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग। बताओ, मैं आपको पढ़ाता भी हूँ, आपका एंटरटेनमेंट भी करता हूँ, आपको गाने भी सुना रहा हूँ। गजब है ना, मतलब कॉम्बो पैक हूँ मैं आपके लिए, है ना। लिख लो महिला आयोग, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन और नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी, ये आपके सामने, ठीक है। हाँ हाँ, चलो वो करो, रिफ्रेश करो फटाक से। जिंदगी मेरा पढ़ना। चले भाई आगे, लिखो लिखो नीति आयोग। क्या लिखोगे? लिखो नीति आयोग। नीति आयोग अभी आपकी 8 बजे जो है एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक आपके बीच में आने वाला है, और वो है चीन के ड्रैगन पर हथौड़ा। बड़ा मजा आएगा आपको पढ़ करके, बड़ा प्राउड फीलिंग होगी भारत वालों के लिए। बहुत अच्छी सूचना देने वालों आपको, वन बेल्ट वन रोड क्या होता है और हमारी क्या रणनीति है, वो पढ़ाने वालों आपको। तैयार रहना, 8 बजे है ना, केवल 15-20 मिनट के लिए रहना आपको लाइव जो है। 8 बजे चीन के ड्रैगन पर हथौड़ा मारने वाले हम जो है, एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने लेकर आ रहा हूं 15-20 मिनट के लिए, है ना। 8 बजे आएगा, यूट्यूब पर आएगा, ठीक है। लिखिए नीति आयोग। पहली बात तो फुल फॉर्म लिखना आपके, नेशनल इंस्टीट्यूट। लिखिए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्म इंडिया। मतलब कि भारत को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, सो भारत को चेंज करने के लिए, बदलाव करने के लिए, भारत को जो हमारी जो आपके सपना है उसका भाषण, आपके जो ड्रीम इंडिया है उसको बनाने के लिए एक संस्थान बनाया गया है। उसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। पूछो आपसे किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान। लेना योजना जो आयोग है, योजना आयोग के स्थान पर जो है, के स्थान पर इसको बनाया गया, ठीक है। योजना आयोग के स्थान पर इसको बनाया गया है। योजना आयोग की स्थापना 1950 में होती है, ये भी आपको छाप लेना है, ठीक है। इसकी स्थापना 50 में हुई थी। तो पूछे तो आपसे कि भारत में जो 5 ईयर जो प्लान थी, आपके पंचवर्षीय योजनाएं थी, इनको चलाने वाला कौन था? आपके योजना आयोग था, ठीक है। लिखिए आगे, इसकी स्थापना कब होती है? आपके 1 जनवरी 2015 को आदेश से इसकी स्थापना होती है। तो ये संवैधानिक आयोग है क्या? नहीं है भाई साहब, नहीं है। क्या ये वैधानिक आयोग है? नहीं है। ना तो इसकी स्थापना संविधान के अंदर है, और ना ही दोस्तों इसकी स्थापना किसी अधिनियम से हुई है। ना संवैधानिक है ये, ना वैधानिक है ये। केवल दोस्तों एक ऑर्डर आया, आदेश आया, उससे इसकी स्थापना हुई है। तो ना संवैधानिक ना वैधानिक आयोग कौन सा है? नीति आयोग, ठीक है। सो ये थिंक टैंक है, सोचने का काम करता है, केवल सोचता ही है, कुछ नहीं करता, करंट अफेयर्स बढ़ाता है। लिखिए दोस्तों, ये थिंक टैंक है, इसे बोलते हैं थिंक टैंक। ये सोचता है। हम भी भाई साहब दोस्तों आपके जब थड़ी पर बैठे होते हैं, हम भी सोचते ही हैं। हम भी दोस्तों जब हम हकटन कर रहे होते हैं तो हम भी सोचते ही हैं। हम भी थिंक टैंक से कम थोड़ी हैं, हम भी सोचते हैं कल से पढ़ेंगे, सुबह से पढ़ेंगे, कभी नहीं बोलते अभी से पढ़ेंगे, कल देखेंगे, है ना। हाँ, थिंक टैंक है ये भी आपको छापना, ठीक है। पूछूं आपसे, लिखिए, पूछे आपसे कि भाई इसके अध्यक्ष कौन होते? छापना, अध्यक्ष इसके कौन होते हैं? पीएम साहब जो है वो इसके पदेन अध्यक्ष है, एक्स ऑफिशियो हेड है।
पीएम जो पोस्ट पर होगा वो इसका एक्स ऑफिशियो हेड होने वाला है। सो अभी तक आपके पीएम एक ही रहे हैं आपके, तो वो इसके हेड, ठीक है। लिखिए उपाध्यक्ष, लिखना कौन, वर्तमान में कौन है, वर्तमान में सुमन बेरी है, वर्तमान में सुमन बेरी है। पूछूं आपसे पहले कौन थे, पहले थे अरविंद पनगड़िया, पहले अरविंद पनगड़िया थे, वर्तमान में सुमन बेरी है। एक बार तो सवाल पूछा कि जो उपाध्यक्ष हैं वो कौन सी रैंक के होते हैं। सवाल देखिए, उपाध्यक्ष कौन सी रैंक के अधिकारी हैं, राज्य मंत्री, केंद्रीय मंत्री, सचिव। सवाल ऐसा है, लिखिए कैबिनेट मंत्री। जो उपाध्यक्ष होता है आपके वो कैबिनेट मंत्री स्तर का होता है, ये भी आपको छापना, ठीक है। लिखिए सीईओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, लिखना सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है आपके वर्तमान में, लिखिए वर्तमान में वीवीआर सुब्रमण्यम है। पूछूं आपसे पहले कौन थे आपके, पहले छापना आपके वो थे सिंधु खुल्लर, ये पहले थे। पहले कौन थे आपके, सिंधु खुल्लर। लिखिएगा आपके ये कौन सी रैंक है, सचिव रैंक है, सेक्रेटरी रैंक है ना, सेक्रेटरी रैंक है। लिखना आगे, इसमें 4 जो हैं पूर्णकालिक मेंबर है आपके, पूर्णकालिक मेंबर कितने, 4 हैं। इन चारों के नाम आप लिख लीजिए, परीक्षा में पूछ ले तो लिख लेना आपके। लिखिए आपके वीके पॉल, वीके पॉल लिखना, एक नाम लिखिए आपके वीके पॉल, एक लिखिए वीके सारस्वत, एक लिखिए रमेश चंद और एक लिखिए अरविंद बिरमानी। ये 4 वर्तमान में क्या है, 4 वर्तमान में पूर्णकालिक मेंबर है। लिखिए कौन कौन है, वीके पॉल है, वीके सारस्वत हैं, रमेश चंद हैं, अरविंद बिरमानी है। ये 4 दोस्तों कौन आपके, राजस्थान का पहला उप सभापति कौन था, लिखवाया हुआ है वहां पर, जाकर चेक कर बेटा एक बार, लिखवाया हुआ है मैंने ना, लिखवाया हुआ है ना। बस केवल 2 मिनट और, केवल 2 मिनट, ठीक है। उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में और पहले कौन थे, रैंक कौन सी है, ठीक है। सीईओ कौन है वर्तमान में, पहले कौन थे, रैंक कौन सी है, ठीक है। पूर्णकालिक मेंबर कौन है, 4 मेंबर है। कौन कौन से 4 मेंबर आपके, वीके पॉल, वीके सारस्वत, रमेश चंद, अरविंद बिरमानी, ये 4 मेंबर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे लिखिए, लिख लिया, लिखना यह किस सिद्धांत पर काम करता है ना, यह किस सिद्धांत पर काम करता है। लिखिए सहकारी संघवाद, सहकारी संघवाद, इसे बोलते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। मतलब दोस्तों जब आप नीति बनाओ तो बनाने वाला सेंटर होगा, लेकिन दोस्तों वो नीति कहाँ लागू होने वाली है, राज्यों में होने वाली है। सो आपके सेंटर के अंदर स्टेट्स होंगे आपके, तो जहां दोस्तों नीति लागू होगी उनको भी शामिल कर लो। तो यहां इसका मतलब है आपके नीति निर्माण में केंद्र और राज्य दोनों की भागीदारी, दोनों की भागीदारी, ये होता है आपका सहकारी संघवाद। नीति निर्माण में केंद्र और राज्य दोनों की भागीदारी होगी, ये दोस्तों होता है आपके सहकारी संघवाद। तो नीति आयोग क्या है, स्थापना कब होती है उसकी, कौन उसके अध्यक्ष हैं, कौन उपाध्यक्ष है, कौन सीईओ है, उनकी रैंक क्या है, कौन पूर्णकालिक मेंबर है, क्या इसका सिद्धांत है, ये सारी बातें आपको छाप लेनी है। और एक लास्ट लिख लीजिए सो आपके, इसके द्वारा एक मिशन स्टार्ट हुआ, उसका नाम है अटल इनोवेशन मिशन, अटल नवाचार मिशन। कभी पूछे आपसे अटल नवाचार मिशन जो है उसकी शुरुआत करने वाला कौन था, आपके
नीति आयोग था दोस्तों। और ये सवाल जो है वो यूपीएससी ने अपना जो सिविल सर्विस एग्जाम है, जो आईएएस का एग्जाम है, उसमें पूछा है कि अटल इनोवेशन मिशन जो है उसकी जो शुरुआत है वो करने वाला कौन है आपके, तो आंसर होगा नीति आयोग। ये भी आपको छापना है। ये आपके सारे आयोग हो गए, ये सारे आयोग आपके सामने। तो मैंने आपको नीति आयोग पढ़ा दिया, मैंने आपको सीबीसी पढ़ा दिया। देखिए सारे आयोग आपके सामने हैं, मतलब बहुत सारी बातें पढ़ाई मैंने आपको। कैसा लगा आपको बताओ? सारे जो आयोग पढ़े, कैग रह गया। सीएजी के बारे में मैंने आपको वहीं लिखवाया था ना, आप चिंता मत करो, जो आप सोचते हो ना वो मैं पढ़ा चुका हूँ ना। सीएजी के बारे में मैंने आपको वहीं पर लिखवाया हुआ है, देखना सीएजी और एजी जो है आपके वहीं पर लिखवा चुका हूँ, उनके बारे में ना चेक करना, ठीक है। ये लोक सेवा आयोग यूपीएससी था आपके, इस एसपीएससी आपके सामने था। उसके बाद हमने आपके एनसीएससी और एनसीएसटी पढ़ लिया है, और इंटर स्टेट काउंसिल पढ़ा। उसके बाद हमने जीएसटी काउंसिल पढ़ लिया, एनएचआरसी पढ़ लिया हमने। उसके बाद दोस्तों हमने आपकी स्टेट वाला देख लिया, उसके अलावा अमेंडमेंट जो हुआ है वो देख लिया, सीबीसी देखा हमने, इसके अलावा और जो सीआईसी है वो देख लिया हमने, इसके अलावा सीबीआई देख लिया। इसके बाद दोस्तों हमने कमीशन वुमेन देख लिया, महिला वाला, और माइनॉरिटी देख लिया, और नीति आयोग देख लिया। ये सारे आयोग आपके सामने हैं। कल एक और महत्वपूर्ण क्लास आपकी होने वाली है। आज शाम को अभी 8 बजे जो है वो आपके सामने ये क्लास आने वाली है, आज शाम को 8 बजे, ठीक है। आज शाम को 8 बजे ये वाली क्लास होगी आपके सामने यूट्यूब के ऊपर। इसको जरूर देख लेना ना, केवल 15-20 मिनट लूंगा, आपके महत्वपूर्ण क्लास होने वाली, ठीक है। कल जो है, कल हम संविधान संशोधन जो है वो पढ़ने वाले, ठीक है। भारत के संविधान में जो महत्वपूर्ण अमेंडमेंट हुए हैं, वैसे 105 हुए हैं, पर 50 हमारे लिए महत्वपूर्ण होंगे। ये 50 हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो कल हम आपको जो महत्वपूर्ण अमेंडमेंट है वो आपको कल पढ़ाने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कल मैं आपको जो महत्वपूर्ण, हाँ ओबीसी आयोग कल मैं आपको लिखा दूंगा, जब मैं पढ़ाऊंगा ना अमेंडमेंट आपको, 102वां अमेंडमेंट वहाँ लिखा दूंगा ना। क्या रह गया आप उसको मत छोड़ो, मैंने जो पढ़ाया है वो आपकी खोपड़ी में सेट हो गया नहीं हुआ, अब वो देखो, ठीक है। क्या रह गया वो मेरी जिम्मेदारी है, क्या पढ़ा दिया वो इतना याद हो गया आपको, वो आपको देखना है, ठीक है। ये आपके सामने कल का जो आपके टॉपिक होगा वो होगा संविधान संशोधन, भारत के महत्वपूर्ण, कल मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए ध्यान रखिए, खुश रहिएगा, ऑल द बेस्ट आप सभी को। एंजॉय ऐसी रह गया, कल पढ़ाऊंगा ना यार, चिंता क्यों कर रहे हो आप, कल आएगा ना नंबर। मैंने अभी ये थोड़ी बोला है कि संविधान समाप्त हो गया, नहीं बोला ना, काहे चिंता कर रहे हो आप फिर। कभी उत्तराखंड आओ, बिल्कुल आएंगे भाई, बुलाओगे तो आप। अभी 8 बजे फिर मुलाकात आपसे होने वाली है, ठीक है। ऑल द बेस्ट आप सभी को, खुश रहिएगा। अच्छी लगी हो क्लास तो बस शाम को 8 बजे दिल भेज देना, आप मुझे समझ जाऊंगा मैं कि आप हमारे बच्चे हो, हमारे स्टूडेंट हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, फिर मुलाकात होगी आपसे। अब आप मैच वैच देख लीजिए, जो देखना कर लीजिएगा। 8 बजे यूट्यूब के ऊपर मुलाकात होने वाली है। और कल 13 सितंबर है, सुन लीजिए, कल मैं बताना भूल गया आपको, कल 13 सितंबर है, उत्कर्ष का स्थापना दिवस होने वाला है कल, नोट कर लेना। कल सुबह 6 बजे जितने भी मैंने आयोग पढ़ाए ना आपको, इसके 10 बड़े महत्वपूर्ण सवाल मैं लल्लन टॉप में शामिल कर दूंगा, ठीक है। आयोग के सवाल का लल्लन टॉप में आपके सामने आने वाले हैं, तो आयोग का रिवीजन मैं आपको कल सुबह 6 बजे करा दूंगा, जो लल्लन टॉप होगा उसमें कराऊंगा। तो कल सुबह 6 बजे मुलाकात आपसे होगी। उत्कर्ष के 21 साल पूरे हो चुके हैं, कल 13 तारीख को होने वाले हैं, कल आपसे मुलाकात होने वाली है सुबह 6 बजे और अभी 8 बजे, ठीक है। जय हिंद, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।